हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। आई होप आप सब लोग ने थर्ड एंड सेकेंड चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया रहेगा, तभी जाके आपको फोर्थ चैप्टर समझेगा। उनका बेसिक्स, थर्ड चैप्टर का बेसिक्स अभी हम लोग आगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले, फर्स्ट तो हम लोग वैलेंसी एंड बेसिक्स ये चीजें डिस्कस करेंगे जो हम लोग ने सेकेंड थर्ड दोनों चैप्टर में डिस्कस किया। एडिशन दो तीन चीजें और डिस्कस करेंगे। देन हम लोग का आ जाएगा ऑक्टेट रूल एंड फॉर्मल चार्ज। फिर हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड एंड उनका थियोरीज। थियोरी इन सेंस जो थियोरी कोवेलेंट बॉन्ड को प्रूव करने के लिए जो जो थियोरीज लगा था उनके बारे में, लाइक फर्स्ट इज वैलेंस शेल रिपल्शन थियोरी, सेकेंड इज वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोल सकते हैं। फिर हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उस हाइब्रिडाइजेशन, लाइक बॉन्ड एंगल और ओवरलैपिंग बॉन्ड आइडेंटिटी, वो सब पढ़ेंगे। एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, आयनिक बॉन्ड के अंदर जो जनरल प्रॉपर्टीज है, लैटिस एनर्जी, फजान्स रूल, ये सब डायपोल मूवमेंट जिसमें पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फिर से बहुत सारा क्वेश्चन। सो अच्छे से समझो, अच्छे से देखो ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत क्लियरली समझ पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी इन सेंस कि जब हमारे एक एटम है, एक एटम के पास कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड दूसरा एटम है उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट दोनों जुड़ के एक प्रॉपर मॉलिक्यूल बना पा रहे। इसका मतलब क्या, उस एटम का जो वैलेंसी है जिसके वजह से वो कंबाइन कर पा रहा है, इसलिए हम लोग वैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। यही चीज इधर लिखा है। Valency is the number of atoms of a particular element that is combined with one atom of other element to form a molecule. ओके, ये चीज हम लोग ने स्कूल में भी पढ़ा है, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अभी मुझे बताओ, अगर हमारे आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, देन उसका वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इन कंबाइनिंग कैपेसिटी। वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा और कंबाइन, मतलब कंबाइन कर पाएगा किसी और मॉलिक्यूल के साथ, किसी और एटम के साथ, सॉरी, कर पाएगा। अभी मुझे ये चीज बताओ, इधर इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी एक शेल को, सेकेंड थर्ड पीरियड वाले शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, करेक्ट। तो अभी वो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या एक इलेक्ट्रॉन दे के एक मॉलिक्यूल बनेगा? ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन दे के ना, ऑफ कोर्स 7 वो लेगा, देन तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसके वजह से इधर इसका वैलेंसी कितना आ जाता है? एक। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन देके कंबाइन हो सकता है। सेकेंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, देन उसका वैलेंसी विल बी 2। 3 है तो 3, 4 है तो 4 तो ले भी सकेगा, दे भी सकता है। बीच का है तो 4 ही रहेगा वैलेंसी, तो उतना ही। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अभी मुझे बताओ कि वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अभी 3 लेना इजी है या 5 को डोनेट करना इजी है? ऑफ कोर्स 3 को लेना इजी है, तो इधर हमारा वैलेंसी क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि 3 लेना ज्यादा इजी है, इसलिए वैलेंसी क्या है हमारा? 3। कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है। फिर 6 रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2, 7 रहेगा तो 1 एंड 8 रहेगा तो 8 इज अ स्टेबल थिंग तो 0। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हम लोग 9th 10th में स्कूल में ही पढ़ते हैं, फिर भी बहुत लोगों को इन बेसिक्स में भी बहुत दिक्कत आती है कि वैलेंस क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैलेंसी क्या है। वैलेंसी इज जस्ट अ कंबाइनिंग कैपेसिटी जिसके वजह से वो एलिमेंट, जो एटम है वो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है और एक मॉलिक्यूल बना पाएगा उस कंबाइनिंग कैपेसिटी की वजह से, दैट इज वैलेंसी के वजह से। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में समझते NaCl। NaCl में अगर Na के पास इज 3s1, करेक्ट। Cl के पास इज 3s2, 3p5, करेक्ट। तो अभी मुझे बताओ कि इधर से ये एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो एक कंपाउंड बन सकता है, करेक्ट। और इधर से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दैट इज 7 वाले इलेक्ट्रॉन के पास वैलेंसी कितना है? 1, और 1 वाले के पास भी 1 है, तो ये इधर से देगा एंड ये इधर से ले लेगा एंड हमारा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक्चुअली NaCl इज आयनिक बॉन्ड बनता है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी इधर वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट, अभी
हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में लास्ट पार्ट में किया है, थर्ड चैप्टर में भी बहुत डिटेल में ये चीज किया है फिर से। सो अभी इधर फिर से एक बार बात करने वाले हैं, इसमें थोड़ा एडिशन होगा। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p1 2p1, करेक्ट। इसको हम लोग को बॉक्सेस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ऑर्बिटल्स के फॉर्म में, ऐसे, करेक्ट। अभी अभी हम लोग बात करने वाले इस एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जब हमारे ग्राउंड स्टेट पे है तो ये दिस इज द फॉर्म, बट जब हम लोग बात करेंगे ना एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, देन क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन जो कंबाइंड है, इधर देखो पैड है ना जो इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के एक इनकम्प्लीटली पूरा खाली वाला ऑर्बिटल रहेगा ना, उसमें जाके बैठ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एंड अभी आप देखोगे आगे हम लोग जैसे क्वेश्चंस करेंगे ये करेंगे, उसमें आप देखोगे कि हमारे जो एटम्स है वो मोस्टली उसके एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ही कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे इधर देखो इसका एक्साइटेड स्टेट कैसे आ जाएगा, देन ये इधर, करेक्ट। इधर ये सिर्फ एक बॉन्ड बना पा रहा था प्लस एक लोन पेयर था, बट इधर हम लोग देख पा रहे कि ये 3 बॉन्ड पेयर्स बना पाएगा और लोन पेयर तो है ही नहीं, सो ज्यादा स्टेबल ये है, करेक्ट। लोन पेयर ही नहीं है तो रिपल्शन नहीं होगा, करेक्ट। अभी इधर और एक बॉन्ड बन सकता है, 4 बॉन्ड पेयर्स भी बन सकता है। अभी ये कैसे? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर किसी एलिमेंट के पास उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कंप्लीटली फिल्ड है तो वो ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल में आके शेयर कर सकता है एंड 4 बॉन्ड पेयर्स भी बना सकता है। इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ तभी जाके, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p2, करेक्ट। तो ये सही। अभी इसके हिसाब से तो ये 2 बॉन्ड पेयर बना पा रहा है और एक लोन पेयर है, बट हम लोग ने नॉर्मली कार्बन का ये क्या देखा है, 4 में देखा है, 4 उसका हम लोग बोल देते कि सॉरी 4 इज द कोवेलेंसी, करेक्ट। ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन, ये चीज हम लोग ने सीखा है। तो फिर इधर तो 2 ही बन रहा है, क्यों ऐसा? क्योंकि वो हमेशा उसके एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ही बॉन्ड्स बनाता है, इसके वजह से हमेशा उसका 4 बॉन्ड बनता है और हम लोग ने पढ़ा भी वही है। तो इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? करेक्ट। इधर ये 4 बॉन्ड पेयर्स बना पा रहा है, नॉर्मल हमेशा बनाता है कार्बन वैसे। तो ये चीज समझो कि एक एलिमेंट या एक एटम उसके एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्ड्स बनाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, करेक्ट। अभी मुझे इधर बताओ, ये एक्साइट हो सकता है, इधर 2d डाल दे तो, बट सेकेंड शेल में डी सब शेल तो होता ही नहीं है, सिर्फ पी सब शेल तक ही होता है, मतलब नाइट्रोजन का कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना पाता है? 3 बॉन्ड पेयर बना पाएगा एक लोन पेयर के साथ। अभी इधर फिर से हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, लाइक ये वाला देखो फील्ड, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, करेक्ट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे एकदम इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल के साथ शेयर कर दे, देन वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। सो इसका 4 बॉन्ड पेयर्स भी बन सकता है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। सो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तभी और डिटेल में समझेंगे, अभी बस इतना ही समझो। अभी हम लोग बात करेंगे फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p3, करेक्ट। तो और इधर 3d0 भी रहेगा। थर्ड शेल में डी सब शेल होता है, भले इधर कोई उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है बट रहेगा, करेक्ट। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आ जाएगा 3s2 3p3। विथ ये जनरल स्टेट में ये कितना बॉन्ड्स बना पाएगा? 3 बॉन्ड पेयर बना पाएगा एक लोन पेयर के साथ, करेक्ट। बट इसके एक्साइटेड स्टेट, अभी एक्साइटेड स्टेट के लिए इधर तो हमारे पास डी सब शेल भी है, करेक्ट। तो इधर एक्साइटेशन होगा तो कैसे आ जाएगा देखो,
करेक्ट। तो ये भी टोटल कितना बॉन्ड बना पा रहा है, 5 बॉन्ड पेयर बना पा रहा है। सो फॉस्फोरस के पास 3D सबशेल होने के वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड्स बना पाएगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैसे ही ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p4। तो जनरल स्टेट ऐसा कैसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाएंगे, करेक्ट। सो अभी इसको एक्साइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते बिकॉज इसके पास 2D तो है ही नहीं। सो ये मैक्सिमम क्या बनाएगा, 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा प्लस 2 लोन पेयर्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है जस्ट, करेक्ट। वैसे ही सल्फर, सल्फर क्या है, ऑक्सीजन के नीचे वाला ही है 16th पीरियड में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p4। इसका ये कैसे बनाएंगे, 3s2 3p4, बट इधर 3D भी रहेगा बट 0 रहेगा इधर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, डी सब शेल में जा सकता है, करेक्ट, बिकॉज इधर है डी सब शेल। तो एक अभी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोला एंड देन जो नजदीक वाला है पी वाला है वो पहले जाएगा, देन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये एस वाला वहां पे जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्टली एक ही एक्साइटेड स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं कर देना है हमें। तो इधर ये मैक्सिमम बॉन्ड 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर वाला बना पा रहा था। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये बना पा रहा था 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। अभी इसके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात, क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में। तो आप दोनों ये चीजें क्लियर रखना कि कैसे है। ये इधर आ गया, करेक्ट। तो अब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना पा रहा है, 6 बॉन्ड पेयर्स बना पा रहा है प्लस 0 लोन पेयर्स। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो हम लोग बोल सकते हैं सल्फर 2 बॉन्ड पेयर भी बना पाएगा, 2 बॉन्ड वाला कुछ मॉलिक्यूल भी बना पाएगा, 4 बॉन्ड पेयर वाला भी मॉलिक्यूल बना पाएगा, 6 बॉन्ड पेयर वाला भी मॉलिक्यूल बना पाता है। अभी हम बात करेंगे फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, करेक्ट। ये कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसको एक्साइट कर सकते हैं, 2D तो है ही नहीं, सो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये मैक्सिमम 1 बॉन्ड पेयर बनाएगा प्लस 3 लोन पेयर्स के साथ, करेक्ट। अभी वही चीज हम लोग क्लोरीन के लिए ले लेते, फ्लोरीन के नीचे वाला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 3s2 3p5, बट इधर 3D रहेगा, अभी के लिए तो 0 है, करेक्ट। तो इसका जनरल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, थ्री एस 3p 3D, करेक्ट। वैसे ही अभी इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो आ जाएगा ऐसे, तो इधर ये कितने 3 बॉन्ड पेयर बना पा रहा है प्लस 2 लोन पेयर के साथ। वैसे ही जब सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में ये वाला इधर जाएगा तो कितना बॉन्ड पेयर बना पाएगा, 3 + 2 5 बॉन्ड पेयर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। और सेकेंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं क्लोरीन 7 बॉन्ड्स भी बना सकता है, 5 बॉन्ड भी बना सकता है, 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 1 बॉन्ड भी बना सकता है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम लोग इधर देखेंगे कि बोरॉन मैक्सिमम 3 बॉन्ड पेयर बना सकता है, मैक्सिमम में 4 बॉन्ड पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ बना सकता है। कार्बन ऐसे तो 2 ही बॉन्ड पेयर बना पा रहा था, बट जब हम लोग ने एक्साइटेशन किया तो 4 बॉन्ड पेयर बना पा रहा है। इससे हम लोग ने कंक्लूड क्या किया कि एक एलिमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्डिंग करता है। एंड नाइट्रोजन उसके पास मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड पेयर बनाने का है पावर, फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, दैट्स इट। फॉस्फोरस हम लोग ने देखा कि एक्साइटेड स्टेट में वो 5 बॉन्ड पेयर बना पा रहा था, नॉर्मल में 3। ऑक्सीजन
वो एक्साइटेड स्टेट में ही नहीं जा पाया तो वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड पेयर ही बना पाया। सल्फर हम लोग ने देखा कि फर्स्ट 2 बॉन्ड पेयर बना पा रहा था, पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 एंड सेकेंड में 6 बॉन्ड पेयर। वैसे ही क्लोरीन का भी हम लोग ने देखा। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अभी मैं बोलूंगी कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहा है, तो दैट वो स्टेटमेंट सही है? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना पाता है, उससे ज्यादा वो बना ही नहीं पाएगा। सो वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा गलत है। वैसे ही मैं बोलूंगी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, तो पॉसिबल है 5 बॉन्ड बनाना नाइट्रोजन के लिए? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इसके वजह से वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, दैट इज दिस: विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? NH3, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, हाँ ये सही है। PH3, फॉस्फोरस भी 3 बॉन्ड बना सकता है, फॉस्फोरस तो मैक्सिमम 5 बना सकता है, तो 3 तो बना ही लेगा। PCl5, ऑफ कोर्स फॉस्फोरस 5 बना सकता है। NaCl5, नाइट्रोजन 5 बना सकता है? कभी भी नहीं, इस दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, तो बाद में का देखते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, इसलिए हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत बेसिक्स है, ये समझा ना हम लोग को कि इसके एक्साइटेड स्टेट में ये होता है, इसके वजह से हम लोग बॉन्ड बना, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आने लगता है जब हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं तभी। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो अभी ये टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू केमिकल स्पीशीज। कोई भी 2 केमिकल स्पीशीज के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम बोल देंगे केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। हमेशा एक बॉन्ड बनने के टाइम एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक इन सेंस एनर्जी रिलीज हो रहा है, करेक्ट। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी देना पड़ रहा है, करेक्ट। तो एक बॉन्ड बनाने के टाइम, एक फॉर्मेशन होने के टाइम एनर्जी रिलीज होगा, एंड जब बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं ना, उसको हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाके वो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सिस्टम ऑलवेज ट्राइज टू डिक्रीज एनर्जी, बॉन्डिंग इज द नेचर्स वे टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एलिमेंट। अभी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट है वो बॉन्डिंग क्यों करता है? बॉन्डिंग वो इसलिए करता है ताकि उसका जो एनर्जी है वो कम हो सके विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग। उसका जो नॉर्मल एनर्जी लेवल है, कुछ तो एनर्जी, बॉन्डिंग करने के बाद वो एनर्जी डिक्रीज होगा और वो स्टेबिलिटी के तरफ जाएगा। इसके वजह से बॉन्डिंग होता है। अभी बॉन्डिंग होने का दिस इज द मेन रीजन। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ लेंगे आपको कि बॉन्डिंग होने का क्या रीजन हो सकता है, ऑप्शंस दे देंगे। तो क्या है? एनर्जी डिक्रीज होने के लिए एलिमेंट का, इसके लिए बॉन्डिंग होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी ये केमिकल बॉन्डिंग पे एक थियोरी है, दैट इज कोशन एंड लुईस थियोरी। ये थियोरी में हम लोग को बोला कि एटम जो है, एटम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द कर्नल पार्ट एंड सेकंड इज द वैलेंस शेल। कर्नल पार्ट क्या है? न्यूक्लियस पर प्लस इनर शेल्स, एंड वैलेंस शेल इज आवर आउटर मोस्ट शेल, करेक्ट। और वो बोले कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा। अभी हम लोग ने अभी देखा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जरूरी नहीं है कि लास्ट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो, करेक्ट। 18 हो सकता है, वैसे हो सकता है, बट तभी सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स ही ढूंढे गए थे तब तक, इसलिए वो थियोरी उन्होंने ऐसा दिया कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी स्टेबिलिटी आएगा। ओके, सो 8 पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो और बोल रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में आने के लिए केमिकल बॉन्डिंग होता था। और 2 एक्सेप्शन दे दिया, हाइड्रोजन एंड हीलियम, वहां पे ड्यूप्लेट ही होगा, तभी स्टेबिलिटी मिल जाएगा उनको। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग को समझाया कि ऐसा, ये जो डॉट्स है उनको एज ए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनको इंडिकेट करते, और ऐसे इन्होंने बना के दिया। Na के पास 1 डॉट है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, Mg के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 डॉट्स, कार्बन के पास 4 है तो 4, वैसे ही नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन बना दिया। सो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्यों बनाया? ताकि हम लोग को ऑक्टेट रूल समझा पाए। ये क्या बोल रहे हैं? ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको गेन करके या शेयर करके या लूज करके, कुछ भी करके उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। हाइड्रोजन और हीलियम को एक एक्सेप्शन करके छोड़ दिया।
सो अभी इधर क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा लूज करके, मतलब इधर नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, करेक्ट। वैसे ही इधर फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, करेक्ट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन कोई दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है खुद के साथ एंड किसी और एटम के साथ, और एक बॉन्ड बना रहा है। सो वो भी एक टाइप ऑफ ये हो गया, स्टेबिलिटी हो गया एक मॉलिक्यूल के बीच में। सो वो उनका मेन पॉइंट इज कुछ भी करके आपको स्टेबिलिटी लाना है 8 इलेक्ट्रॉन बना के आउटर मोस्ट शेल में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो उन्होंने बॉन्डिंग कैसे समझाया, ये देखो। उन्होंने क्या किया, क्लोरीन लिया, उसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको लिखा, विद द हेल्प ऑफ डॉट उनको शो किया। फर्स्ट ये 7 है, करेक्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर दूसरा Cl2 ना, तो और एक ले लिया। फिर क्या किया, अभी इधर देख पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इधर 8 बन जाएगा स्टेबिलिटी, ये वाला इधर आ जाएगा तो भी 8 बन जाएगा। तो क्या किया, इस ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना शेयर कर लिया। सो अभी दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों स्टेबल है, और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, ये एक दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, करेक्ट। तो इधर एक बॉन्ड पेयर बन गया, देखो ऐसा एक बॉन्ड पेयर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड हो रहा है, करेक्ट। और इधर लोन पेयर से ये सब। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऐसे बॉन्डिंग उन्होंने दिखाया एंड बताया अपने थियोरी से। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए देखते, ऑक्सीजन के लिए क्या, फर्स्ट तो उनने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाया, करेक्ट, इधर भी। और अभी हम लोग इधर देख पा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाया, इसके पास 6, इसके पास 6 है, करेक्ट। और 2 चाहिए ताकि उनको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो इसके साथ शेयर कर लिया, एंड ये वाले 2 ये वाले एटम के साथ शेयर कर लिया। देन अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ने इन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऑक्सीजन एक बॉन्ड पेयर ये बनेगा, एक ये, इतना इन दोनों के बीच में ये शेयर होने की वजह से इधर ये बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और इनके पास 2, इसके पास 2 और इसके पास 2 लोन पेयर्स है, करेक्ट। वैसे ही N2 के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन के पास कितना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, अभी 5 है, तो इसको और 3 चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट। तो ये क्या करेगा, इस 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो ये नाइट्रोजन एटम ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है इसके साथ, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन एटम के साथ ये वाला शेयर कर रहा है। सो अभी दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, करेक्ट। और दोनों इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, करेक्ट। 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स बन रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, गेन होता है, लूज होता है ना, तभी बॉन्ड बनता है। तो ये चीज ध्यान रखो, ये लोन पेयर्स के हेल्प से कुछ बॉन्ड नहीं बनता। जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, गेन हो रहा है, लूज हो रहा है, उनके वजह से बॉन्ड बनता है, और इसलिए हम लोग ऐसे इसको बॉन्ड के तरह में दिखा सकते हैं। और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ये चीज समझो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी CO2 का कैसे शो करेंगे, CO और O लिख दिया। अभी सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना लो। इसके पास 4 है, इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है, करेक्ट। अभी इन दोनों को 2-2 और चाहिए कंप्लीट होने के लिए, और इसको 4 चाहिए। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपना 2 इसके साथ शेयर करेगा, करेक्ट। और ये वाला ये ऑक्सीजन के साथ ये शेयर करेगा, एंड क्या करेगा, खुद ये 2 तो उसके पास है ना, तो ये खुद भी ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और शेयर करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इन टोटल कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है दोनों ऑक्सीजन को मिलके। एक ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, दूसरे के साथ और 4 को कर रहा है। इसमें इसने खुद का भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये वाले ऑक्सीजन का भी। सो इधर हम लोग बॉन्ड कैसे देख पा रहे हैं कि ये कार्बन इधर 4 बॉन्ड पेयर दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, तो इधर 2 बॉन्ड बना ऑक्सीजन के साथ, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, मतलब 2 बॉन्ड बना, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी है, अच्छे से समझो इसको।
एंड ये वाला जो लुईस थियरी है ना, मोस्टली हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं, नीट में इसका बहुत कम सवाल आता है, मतलब आया ही नहीं है आज तक, एक दो आया रहेगा तो उससे ज्यादा इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बोर्ड में ज्यादा आते हैं, इसमें बोर्ड पे पूरा थियरी क्वेश्चंस आ जाता है, इसके लिए हम लोग इधर एक बार डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लुईस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप दिया, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए वो ढूंढो। सो कार्बन इज 6, कार्बन टोटल कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उनके आउटर मोस्ट शेल में। सो 8 + 8 16 होना चाहिए टोटल में। वैसे ही NH4+ का 8 होना चाहिए, और 4 मतलब 2 × 4 करेंगे, करेक्ट, तो 8 तो 16। इधर हम लोग ने प्लस क्यों नहीं लिया, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएगा। अभी हम लोग जस्ट बात करें कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, करेक्ट। फिर CO3 2 माइनस में 6, ये 8 + 3 × 8 इज 3 × 8 इज 24, तो आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए इन टोटल। इधर भी 2 माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो फिर ऐड हुए उसके ऊपर है, ऐड हुए या लूज हुआ उसके ऊपर है। अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं इस टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो इस मॉलिक्यूल में होने चाहिए, इज दिस ओके। अभी बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ढूंढ पाते हैं, हम लोग ने ये चीज सीखा है फर्स्ट चैप्टर में, बहुत अच्छे से सीखा है। सो कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास सॉरी कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 है, टोटल 10 हो गया। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 है, इंटू 4 कर दिया तो 4, तो 5 + 4, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, मतलब आउटर मोस्ट शेल से ही लूज होता है, तो इधर हम लोग का आ जाएगा -1, प्लस आ गया मतलब लूज हुआ है इलेक्ट्रॉन। ये चीज हम लोग ने सीखा है, तो ये ऐसे डाउट्स पूछना मत कि इधर प्लस का हम लोग ने -1 क्यों किया, ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में ही पूरा डिस्कस कर चुके हैं। CO2 3-, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 6 × 3 से 18, तो 4 + 18 और -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए थे उनके वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में, तो +2, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, करेक्ट। अभी हम लोग ढूंढेंगे कि ये देखो, ये तो हम लोग को मिल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। ये मिल गया हम लोग को टोटल इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस जब हम लोग को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा ना कि इतने बॉन्ड पेयर्स बने थे, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट, पता चल जाएगा ये चीज, क्योंकि शेयर होता है वो कंप्लीट होता है ऑक्टेट, उसके लिए हम लोग को टोटल माइनस जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो करेंगे तभी समझेगा, करेक्ट। तो करते CO के लिए हमारे पास फर्स्ट इज 16 - 10, तो कितना आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर है। सेकेंड NH4+ के लिए देखेंगे तो 16 ही है, -8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 बॉन्ड पेयर। CO2 3- के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स, 24 ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 बॉन्ड पेयर, करेक्ट। तो अभी हमारा स्टेप 4 इसके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर कितने वो ढूंढो। तो इसमें क्या करेंगे, लोन पेयर क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे वो लोन पेयर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, पता चल जाएगा बहुत इजीली। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 10, माइनस 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बॉन्डिंग के लिए गए, करेक्ट, तो कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे, मतलब 2 लोन पेयर। NH4+ में कितना टोटल 8 इलेक्ट्रॉन गए, और 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भी है, मतलब इधर 0 लोन पेयर, 0 इलेक्ट्रॉन्स, 0 लोन पेयर्स, करेक्ट। नेक्स्ट इसमें 24 है और 8 ही इलेक्ट्रॉन गए बॉन्डिंग में, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, मतलब 8 बॉन्ड पेयर बने, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और ये देखो, ये ना मोस्टली चीज सिर्फ CNO and F ये एलिमेंट्स के लिए ही लगेगा, क्योंकि तभी ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। एंड इस पे क्यों लग रहा है, बिकॉज इनका ही ऑक्टेट कंप्लीट होके 8 बनता है। दूसरे सब में हम लोग देखेंगे कि उनके एक्साइटेड स्टेट आ जाता है, तो हमेशा ऑक्टेट 8 में ही कंप्लीट होगा ऐसा नहीं है। और हम लोग ने इधर देखो, इनका नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो भी 8 में लिया है, इसके वजह से ये वाला चीज सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स पे ही होगा, दूसरे कोई पे ये नहीं होगा,
अप्लाई नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। इसके वजह से ये थियोरी कैंसल आउट हो गया था, बिकॉज ये सब पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। सो इस विद द हेल्प ऑफ दिस थियोरी हम लोग इनका शेप्स डायग्राम्स भी बना पा रहे थे। सो अभी हम लोग ने ये सब सीखा, इसका अभी हम लोग है ना विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इनका स्ट्रक्चर बनाने को देखते हैं। लाइक फर्स्ट सीओ का, सी और ओ में सिर्फ सी एंड ओ रहेगा, करेक्ट। सी एंड ओ में हम लोग ने देखा कि 3 बॉन्ड पेयर्स है, करेक्ट। तो हम लोग भी इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ गए, करेक्ट। एंड हम लोग ने देखा सीओ में 2 लोन पेयर सी है, अभी दोनों में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर इधर रहेगा, एक लोन पेयर इधर रहेगा, तो अभी दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक ऑक्टेट बन गया, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक पहुंच गए, ये मॉलिक्यूल पहुंच गए। सो अभी दूसरे का देखते हैं, NH4+ का। NH4+ में हम लोग के पास 4 बॉन्ड पेयर्स है, करेक्ट। सो 4 बॉन्ड पेयर्स बनाओ, करेक्ट। अभी हमारे पास लोन पेयर तो 0 है, बस हमारे पास यहाँ पे N पे प्लस प्रेजेंट है। ये क्यों है? बिकॉज नॉर्मली नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड जो बना रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, करेक्ट। या अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना रहा है दोनों, इसके वजह से इधर प्लस आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैसे ही थर्ड बात करते हैं, CO3 2-। CO3 2- में क्या हो जाएगा, इस C 3 ऑक्सीजन तो जुड़े रहेंगे ऑफकोर्स, एंड हमारे पास इधर देख पा रहे हैं तो 4 बॉन्ड पेयर्स है, मतलब एक कोई ऑक्सीजन डबली मतलब 2 रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, करेक्ट। और हमारे पास इधर 8 लोन पेयर है। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग को ऑक्सीजन का कंप्लीट करना है। इधर इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। तो और 4 चाहिए, मतलब 2 लोन पेयर, करेक्ट। वैसे ही इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 लोन पेयर्स, तो 1 2, इसके पास भी 6 चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर्स, करेक्ट। तो अभी काउंट करो 8 लोन पेयर टोटल में हो रहा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर, वही हमारा कैलकुलेशन से भी आया था। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग सिर्फ CNONF का स्ट्रक्चर वगैरह बना पा रहे थे, दूसरे कोई एटम का हम लोग कुछ बता भी नहीं पा रहे थे, कुछ बना भी नहीं पा रहे थे। इसके वजह से आगे चल के ये थियोरी नहीं हम लोग अप्लाई करते, नहीं मानते, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो अभी हम लोग इस थियोरी से ही कनेक्टेड और एक कंसेप्ट है, दैट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज एक चार्ज आएगा अपने एटम पे, बिकॉज जितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में होना चाहिए, उससे माइनस कितना उसके पास है। लाइक इसका डेफिनेशन पढ़ो, फॉर्मल चार्ज of an atom is the difference between the number of valence electron in an isolated atom, that is free atom, and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure. It is expressed as ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आइसोलेटेड एटम फ्री स्टेट में जितना है माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, इज कॉल्ड द फॉर्मल चार्ज। तो अगर ऑक्सीजन के एटम के ऑक्सीजन के पास 6 रहता है वैलेंस शेल में, हाँ, और उसके पास 5 ही है, देन उस पे +1 का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, करेक्ट। और फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला इज दिस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सो ये फॉर्मूला आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस या थियोरी पेपर्स के लिए याद रखना पड़ेगा। पर हम लोग जब डायरेक्टली किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी एटम का हम लोग को फॉर्मल चार्ज पूछा है, हम लोग यूज करेंगे दिस फॉर्मूला, जो मैंने ऊपर अभी ऑक्सीजन के लिए किया 6 - 5 करके डायरेक्टली हम लोग को आंसर आया, तो वैसे आंसर आ जाता है। बट स्टिल हम लोग को एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया है, तो ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और काउंटिंग कैसे होगा, उस ऑक्सीजन एटम हम लोग ने लिया उसका काउंटिंग कौन से बेसिस पे होगा वो देखो। द काउंटिंग इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एटम इन द मॉलिक्यूल possesses 1 electron of each shared pair and both the electrons of a lone pair। अगर ऐसा कुछ है तो इसके पास जो लोन पेयर है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स तो उसके ही है, बट जो ये शेयर्ड पेयर है ना उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा। ओके, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझेगा। फर्स्ट ये फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, लास्ट वाला।
फॉर्मल चार्ज हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, हमेशा वैलेंस में कितना होना चाहिए इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस में कितना है इन बॉन्डेड स्टेट, हम लोग हमेशा यही करेंगे। सो इधर देखते हैं O3 जो हमारा हमेशा ये रेगुलर एग्जाम्पल है जो हम लोग यूज करते हैं, करेक्ट। O3 में फर्स्ट ये वाले ऑक्सीजन का देखेंगे, सेकेंड इसका एंड थर्ड इसका। तो फर्स्ट ऑक्सीजन के पास कितना होना चाहिए 6 माइनस ये वाले ऑक्सीजन के पास कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले शेड में एक उसका रहेगा 7 है, मतलब -1, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है देन उसके पास होना चाहिए, करेक्ट। तो इस पे -1 का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी बहुत जन को कंफ्यूजन होता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गया, मतलब ये तो अभी ये 2 काउंट करते हैं, ये 6 बोलते कंप्लीट ऑक्टेट तो बन चुका है, देन माइनस क्यों आया। माइनस फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है, उस जो पूरा स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम है उसका वैलेंस में कितना होना चाहिए और कितना है, इसके वजह से वो जो चार्ज आता है वो उसके वजह से आता है। सो वो दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करना, दोनों चीजों को अलग रखना कि ये 8 तो बन गया फिर ये तो इस पे चार्ज क्यों आ रहा है, ये पूरा अलग चीजें हैं, तो कंफ्यूज मत होना वो चीजों में। सेकेंड ऑक्सीजन एटम का देखते हैं, 6 होना चाहिए, माइनस देखते हैं कितना है 1 2 3 4 5, 5 ही है तो +1 आ जाएगा, इधर प्लस है ही। थर्ड देखते हैं 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 0, तो इधर कोई चार्ज ही नहीं होगा, करेक्ट। सो अभी इधर हम लोग देख पा रहे रहेंगे तो सब जो हमारे एटम्स है उनका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल प्लस और माइनस आ रहा है बिकॉज ऑफ इधर देखो ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बनाता है, करेक्ट। जो विद द हेल्प ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनसे 2 ही बॉन्ड बनाता है, करेक्ट। तो इधर ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है और ये एक एक्स्ट्रा बना रहा है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, इसके वजह से इधर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, इधर एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसके वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आ गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बट स्टिल वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का इंडिकेशन इज माइनस साइन। एंड पॉजिटिव क्यों आ गया, बिकॉज उसके पास नहीं है फिर भी वो दे रहा है, इसके वजह से उसके इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसलिए प्लस साइन दे देते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझेंगे तभी आप समझोगे इसको ऐसे लिख दिया ना, देन प्लस और माइनस लगाने का जरूरत नहीं है। हम लोग जब इसको नॉर्मल बॉन्ड के तरह लिखते हैं तभी उसको प्लस एंड माइनस में लिखना इज जरूरी। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो चीजें हैं वो हम लोग वहां पे ही डिस्कस करेंगे। बस अभी समझो कि फॉर्मल चार्ज हमें इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आता, हम लोग को इसमें इतना ही क्वेश्चन आता है कि जो मॉलिक्यूल दिया उसमें कोई एक एटम का आपको फॉर्मल चार्ज ढूंढने ही आएगा, उससे ज्यादा आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आता, जो ये प्लस माइनस क्यों दिया ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते, और ये चीजें हमें एनसीईआरटी में भी ज्यादा दी नहीं है। तो जितना है उसको ही समझो अच्छे से, कैसे निकालना है फॉर्मल चार्ज वो समझो। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये देखते हैं CO2 का। CO2 में फर्स्ट इसका देखेंगे एंड देन इसका, ये O तो सेम है तो फिर से देखने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑक्सीजन में 6 होना चाहिए और 1 2 3 लोन पेयर्स तो बनाया ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 है तो 0। कार्बन के पास कितना होना चाहिए 4, देखते 1 2 3 4 है, इसका मतलब इधर भी 0 आ जाएगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि CO2 पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा कोई भी मॉलिक्यूल अपने जितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना ही है, इसके वजह से उस पर चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा देन माइनस आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा देन प्लस आ जाता है, तो इधर ये कुछ इशू हो नहीं रहा, इसके वजह से नॉर्मल है। बट बहुत जन को डाउट होता है कि हम लोग C को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये वाली चीज में ऐसा लिखना इज पॉसिबल। देखो आप अच्छे से, इधर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये चीज सही है। इधर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसके वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसकी वजह से अनस्टेबल होकर इधर प्लस साइन आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। एंड इन दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड नहीं है, इसके वजह से हम लोग इसको कैंसल आउट भी नहीं कर सकते।
सही, इसके वजह से ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखते हैं N3 माइनस का। N3 माइनस में हम लोग देख पा रहे हैं इधर की 3 नाइट्रोजनिक स्ट्रक्चर बना दिया। अभी हम लोग एक एक नाइट्रोजन का ये चेक करते हैं। तो नाइट्रोजन के पास नॉर्मली आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। इसमें 5 होंगे एंड हम लोग काउंट करते हैं अभी इसके सराउंडिंग में कितने हैं, 1 2 3 4। सो इधर हमारा +1 आ जाएगा। सेकेंड देखते हैं, 5 होने चाहिए, फिर 1 2 3 4 5 6 है, तो इधर -1 आ जाएगा चार्ज। थर्ड 5 1 2 3 4 5 6 -6 -1 होना चाहिए, करेक्ट। तो इधर चार्जेस तो हम लोग ने लगा दिया। तो अभी इसको ये चीज समझो, हम लोग का नॉर्मल नाइट्रोजन हम लोग 3 बॉन्ड बनाते हैं 2 नाइट्रोजन के बीच में, तभी जाके वो अपने कंप्लीट ऑक्टेट में हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। बट इधर हम लोग देख पा रहे हैं नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड ये कम बना रहा है, इधर भी एंड इधर भी। तो जब भी एक एटम एक जितना उसका बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है उससे एक बॉन्ड कम बनाएगा ना, देन उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। एंड वैसे ही जो दूसरा एटम है जो हमारे उसके कैपेसिटी से एक बॉन्ड भी ज्यादा बना रहा है, तो उधर प्लस पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इधर देखो, इधर भी ये चीज समझेगा कि ऑक्सीजन का कैपेसिटी इज 2, बट इधर ये एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है इसलिए इसके ऊपर प्लस आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खुद का वो डाल रहा है, करेक्ट। इधर ऑक्सीजन पे देखो, ये एक अपना बॉन्ड कम बना रहा है, देन हमेशा 2 बनाता है उसमें एक ही बना पा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास ही रह जाएगा, उसके पास आएगा, इसके वजह से एकदम नेगेटिव साइन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन उसके पास ही आ गया, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग को छोड़ना पड़ा, इसके वजह से पॉजिटिव साइन आ जाता है। ये चीज समझो अच्छे से, जो हम लोग नॉर्मली प्लस माइनस जिधर नॉर्मली हम लोग क्वेश्चंस में करते थे ना कि प्लस मतलब एडिशन ऑफ सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर भी वही चीज है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैसे कनेक्ट करके समझो तो इजीली समझ जाएगा। तो इसका और एक स्ट्रक्चर बन सकता है ऐसे, करेक्ट। इसमें अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये नाइट्रोजन अपना जितना कैपेसिटी है 3 बॉन्ड्स बनाने का उतना बना रहा है, तो इसमें फॉर्मल चार्ज 0 रहेगा। ये वाले पे तो इधर भी +1 रहेगा ही, बिकॉज ये 4 बॉन्ड अभी भी बना रहा है, इधर भी बना रहा था। बट इस नाइट्रोजन पे पहले तो ये 2 बॉन्ड बना रहा था, इसकी वजह से इस पे -1, एक बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, इसकी वजह से इस पे -1 चार्ज आ गया। बट इधर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 3 में से सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पा रहा है, मतलब इधर जो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा हमारा -2 जितना आ जाएगा। ओके, और ये अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ जैसे ये वाले फॉर्मूलाज की वैसे भी कर सकते हो। क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ना वो समझना है, देन हम लोग ने जो स्टार्टिंग में किया ये वाला चीज ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस आप फॉर्मल चार्ज खुद ब खुद ढूंढ लोगे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी इधर देखना कि जो हम लोग नॉर्मली लिख रहे हैं N3 माइनस, इसमें इधर का एक माइनस और एक प्लस कट आउट हो जाएगा, कैंसल आउट, +1 -1 कैंसल आउट हो जाता है, फिर जो बचता है वो चार्ज ही उस पर आ जाएगा। सो फिर भी -1 बच रहा है इसलिए इसके ऊपर माइनस लगा दिया। वैसे ही O3 में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, बिकॉज इस पे प्लस इस पे माइनस कैंसल आउट हो जाके O3 एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, बट उनके रिस्पेक्टिव एटम पे हो सकता है चार्ज। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग बात करेंगे एवरेज फॉर्मल चार्ज। दिस इज द मतलब जो अभी इतना सब पढ़ा उसमें से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ऊपर जो पढ़ा ना वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स थियोरी पेपर में ज्यादा आता है देन हमारा नीट का पेपर में। सो इसमें क्या होगा, अगर कितना कितना चार्ज है बाय कितना कितने ऑक्सीजन के बीच में है, राइट। एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना चार्ज है हमारे पास, 2 -2, तो -2, और कितने ऑक्सीजन के बीच में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3, करेक्ट। तो हमारा एवरेज फॉर्मल चार्ज आ जाएगा -2/3। वैसे ही इसका देखो, इसमें क्या है, PO4 3-, करेक्ट। इसमें देखो हमारा एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या है, हमारे पास चार्ज क्या है -3, और कितने ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर माइनस आ जाएगा, इधर भी हो सकता है, इधर माइनस आ जाएगा, करेक्ट। तो हमारा जो एवरेज फॉर्मल चार्ज है वो चारों ऑक्सीजन पे रोटेट हो सकता है, इसके वजह से -3/4 आ जाएगा। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है, बस इसमें आपको क्या करना है, एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है वो ध्यान रखो एंड यू विल गेट द क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर। सो अभी हम लोग इस पे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। उससे पहले
हम लोग ने जो लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा, लुईस स्ट्रक्चर के बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो सीखा, उसके हेल्प से हम लोग डायग्राम बना पा रहे थे। करेक्ट, ये सब हम लोग कर पा रहे थे, बट इधर हमारे पास जो लिमिटेशन, वो मेन लिमिटेशन था, वो सब एटम, ये सब एलिमेंट्स पे लग ही नहीं रहा था। ये सिर्फ हमारे सेकेंड पीरियड वाले जो मेन एलिमेंट्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन पे बेसिकली ज्यादा लग रहा था। उनके बेसिस में हम लोग ने फॉर्मल चार्ज ढूंढा, एवरेज फॉर्मल चार्ज ढूंढा। अभी हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अभी फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अभी कोई कोई मॉलिक्यूल्स बनते हैं बट उनमें ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, देन वो अनस्टेबल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये थियोरी उस चीज को बता नहीं पाया। देखो जैसे LiCl लिथियम क्लोराइड, तो ये ऐसे एक इसमें बन जाता है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि लिथियम के पास टोटल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक आया, बॉन्ड बना, तो ये दो बॉन्ड बना, दो बॉन्ड पेयर्स होगा उसके पास, उसके ऑक्टेट में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या, वो अनस्टेबल है? नहीं, नॉट एट ऑल। वैसे ही BH2, तो इसमें H, ये बेरिलियम, करेक्ट, बेरिलियम 2 बॉन्ड्स बना पाता है और इसके 2 इससे 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा, बट इधर 8 तो हो नहीं रहा है, तो ये भी क्या गलत मॉलिक्यूल है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्टेबल ही है, बस लिमिट, ये ऑक्टेट रूल ये चीजों को बता नहीं पाया। वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कि 8 होना चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में। इधर 8 से कम भी हो सकता है, 8 से ज्यादा भी हो सकता है, बट स्टिल उधर ये चीज बताया वो नहीं है, इसलिए ये लिमिटेशन है। BH3, इसमें इस बोरान के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। स्टिल दिस आर द स्टेबल मॉलिक्यूल्स। करेक्ट, इनका ये एक्साइटेड स्टेट में, इनके कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन में ऑफ कोर्स बॉन्डिंग हुआ है। करेक्ट, बॉन्डिंग हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने बॉन्ड पेयर्स बन सकते थे उतने बने। अभी उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, उससे ज्यादा वो बॉन्ड पेयर कैसे ही बना सकते? सो वो ये चीज भी स्टेबल है, बट ये थियोरी बता नहीं पाया। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल विथ सुपर ऑक्टेट, मतलब 8 से ज्यादा बॉन्ड भी बन पाता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में काम आ सकते, मतलब होते हैं, लाइक PCl5 में P, करेक्ट। अभी इधर हम लोग देखेंगे तो फॉस्फरस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो 8 से ज्यादा है, तो ये अनस्टेबल है? ऐसा नहीं है। फॉस्फरस उसके एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन में 5 बॉन्ड बना पाता है, तो इधर देखो 5 बॉन्ड बना रहा है, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए फॉस्फरस के आउटर मोस्ट शेल में, तो ये गलत नहीं है, ये सुपर ऑक्टेट भी बन पाते हैं, बट लिमिटेशन है ये। सेकेंड इज SO3 में ऑक्सीजन के साथ, अभी ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड ही बनाता है, और सल्फर के पास भी इतना वो है कि वो डबल बॉन्ड बना पाएगा। सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन हो गया इधर सल्फर के ऊपर, ये देखो इधर का 4 × 3 टाइम्स 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये गलत है? नहीं, ये भी सही है। सल्फर 6 बॉन्ड्स बना पाता है, इसके वजह से वो बना रहा है। करेक्ट, ये एक सुपर ऑक्टेट है, मतलब 8 से ज्यादा होगा, उस 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में, देन वो उसको सुपर ऑक्टेट बोलते, एंड 8 से कम होगा तो उसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलते। ओके, और ये लास्ट IF7, ये भी हो सकता है, ये आयोडीन, और 7 हमारा फ्लोरीन, तो इधर तो टोटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, तो ये गलत है? नहीं, आयोडीन, हमारा आयोडीन देखेंगे तो 17th पीरियड में 4th आता है, 4th, तो उसके पास तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स कितने सारे रहेंगे, तो वो भर सकता है उनको एक्साइटेड स्टेट में जाके, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग करके ये इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता है। करेक्ट, तो ये चीज सही है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये लिमिटेशंस है ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल हमें बताता है सिर्फ 8 ही होना चाहिए, 8 से कम 8 से ज्यादा अनस्टेबल होगा, बट ऐसा नहीं है। 8 से कम भी वाले स्टेबल होते हैं, 8 से ज्यादा वाले भी स्टेबल है। वो डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल के कंबाइनिंग कैपेसिटी से, मतलब उसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मेनली डिसाइड होता है कि वो कितने बॉन्ड्स बना पाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Zd। Zd मीन्स जेनॉन। जेनॉन का ये इनर्ट गैस है,
इनर्ट मॉलिक्यूल है, इनर्ट, करेक्ट। तो हम लोग ने तो ऊपर पढ़ा कि अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है तो वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्टेबिलिटी है। बट ऐसा नहीं है, ये भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ZeF2, ZeF4, ZeF6, ZeOF2, ZeO2F2, ZeO3 एंड बहुत सारा, जेनॉन बहुत सारा मॉलिक्यूल्स बनाता है भी कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है, फिर भी उसके एक्साइटेड स्टेट में वो बॉन्डिंग कर सकता है। सो ये चीज इधर समझो कि एक लिमिटेशन है हमारा ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल हमें बताता है कि 8 इलेक्ट्रॉन है देन तो खत्म, वो उसके आगे बॉन्डिंग का सोचेगा भी नहीं, बट दिस इज नॉट ट्रू, वो बॉन्डिंग कर सकता है। सो फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो NO करके एक मॉलिक्यूल है ना, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आने के वजह से मतलब हमारा ऑक्टेट रूल इधर काम नहीं कर रहा है। लाइक देखो, हमारा नाइट्रोजन के पास इन टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट शेल में, पर बॉन्डिंग करने के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही थे। बट ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल ही है, बट स्टिल ऑक्टेट रूल इसको सही नहीं मानता, स्टेबल नहीं मानता। वैसे ही फिफ्थ पॉइंट इज उसने अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा नहीं बोला, बस इतना ही बोला 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाएगा। पर दूसरे जब मॉलिक्यूल्स बने तो उनके लिए ये रूल नहीं चल रहा था, उनमें वो स्टेबिलिटी ये प्रूव नहीं कर पा रहे थे। लास्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन शेप। स्ट्रक्चर बताया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया, उसके हेल्प से बॉन्डिंग होगा, वो सब चीजें सही बताई, बट उन्होंने एग्जैक्ट शेप क्या बनेगा उस चीज में भी हमें कुछ क्लैरिटी नहीं दिया। सो अभी हमने सेकेंड पॉइंट, हमारा टॉपिक्स कवर्ड में सेकेंड पॉइंट कवर कर चुके हैं पूरा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि अच्छा अंडरस्टैंडिंग बने, एंड जितना इसमें हम लोग ने क्वेश्चंस लाया उतना ही ऑक्टेट रूल पे क्वेश्चंस आ सकता है नीट में, उससे अलावा ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है ये वाले पार्ट से। सो ये वाले पार्ट को ज्यादा एकदम मतलब बहुत जन मैंने देखा है दे ट्राई टू कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कनेक्ट कर सकते हो, मतलब अगर टाइम है देन ठीक है, बट अगर टाइम नहीं है ना तो सब कनेक्ट करते मत बैठो, जो टॉपिक्स है उनको समझो, उनके क्वेश्चंस करो, एंड नीट में हम लोग को जो टॉपिक है ना उसमें से ही क्वेश्चंस आता है, ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं आता। सो प्लीज इस चीज पे ध्यान दो कि आप फुकट का सब चीजों को कनेक्ट करते ना बैठो। हाँ, जितना मतलब 100% में से 99% चीजें कनेक्ट मैं ही इधर करवाऊंगी, बिकॉज अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी होता है, बट जो चीजें नहीं हो रही उनको समझो, उनका क्वेश्चन समझो एंड डन करो, खत्म करो। ओके, उसी चीज को लेके मत बैठना, क्योंकि ये टॉपिक जब मैंने खुद ने किया था तो आई ऑल्सो फेस दिस इशू कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है एक दूसरे से। सो इधर है ना थियोरीज है जो साइंटिस्ट ने दी थी, जो कोई कोई अभी हम लोग थियोरीज मानते हैं, कोई नहीं मानते, ये सब थियोरीज है। इसके वजह से हम लोग को उसको थियोरी की तरह देखना है, उस पर सब जो भी उनका पॉइंट्स है उन साइंटिस्ट ने बताया वो पॉइंट समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड दैट्स इट। हम लोग को उतना ही करना है। ये थियोरी ऐसा क्यों है, ये थियोरी वैसा क्यों है, ज्यादा उस पर मत जाओ, जो है उसको समझो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज ध्यान रखना, जो है उसको समझना है, उसको रटना इन सेंस उसको समझ लो अच्छे से, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से आ जाए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग इस पर क्वेश्चंस करते हैं। सो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट ओबेज ऑक्टेट रूल इज। ऑक्टेट रूल कौन कौन सा कंपाउंड ओबे कर रहा है इधर वो देखो। फर्स्ट इज SO2। SO2 में S एंड O, नॉर्मली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है कभी भी, तो इधर 2 बॉन्ड बन सकता है, सल्फर बना भी पाएगा, सल्फर के पास है इतना बॉन्डिंग कैपेसिटी, करेक्ट। तो जब सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास एक लोन पेयर बच रहा था, याद करो हम लोग ने यही चीज सीखा है। वेट, फिर देखो, सल्फर जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बना रहा है तभी उसके पास एक लोन पेयर है, तो ये चीज अब भी यूज होगा, आपको क्वेश्चंस में यूज होगा। तो एक इधर लोन पेयर है। अभी सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट करो, ये 4, ये 4 8 9 10 है। सो ये तो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा, ये नहीं आएगा आंसर। BCl3 में तो एग्जाम्पल्स में भी हम लोग ने ये पढ़ा था, इधर इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी नहीं आएगा। PCl3 देखो, फॉस्फोरस, क्लोरीन और एक लोन पेयर रहेगा, करेक्ट। 3 बॉन्ड कर रहा था तभी एक लोन पेयर था, ये चीज हम लोग ने देखा है ऊपर।
सो इधर देखो तो 6 8 8 इलेक्ट्रॉन है इधर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन SiF6 2 माइनस। अभी SiF6 सिलिकॉन क्या है, कार्बन के नीचे वाला है, थर्ड पीरियड में आ जाता है। तो इधर हमारे पास 3D ऑर्बिटल भी रहेगा, 3D सबशेल भी रहेगा, तो उसके ऑर्बिटल्स में एक्साइट हो सकता है। ऐसे तो सिलिकॉन कार्बन ये सब 4 बॉन्ड ही बनाते, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, सिलिकॉन भी ऐसे तो 4 बॉन्ड ही बनाता है, बट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये 6 बॉन्ड बना सकता है। तो अभी मुझे ये चीज बताओ, 6 बॉन्ड बना रहा है मतलब 12 इलेक्ट्रॉन तो वो शेयर कर ही रहा है, करेक्ट। तो ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। सो कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन नीट में आते हैं, जैसे अभी हम लोग करने वाले वही क्वेश्चंस आएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा ये टॉपिक से क्वेश्चंस आना इज बहुत मतलब इम्पॉसिबल, जैसे इसमें से ही आ जाएगा, बिलीव मी। नेक्स्ट, हाइपरवैलेंट स्पीशीज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। हाइपरवैलेंट मतलब जो मतलब 8 ऑक्टेट से 8 का ऑक्टेट से ज्यादा बना रहे उसका हाइपरवैलेंट बोलेंगे। सो देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं देन डिसाइड करते हैं। इधर लिख देते हैं मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो BF3 इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेगा, अब भी ऊपर पड़ा था इस चीज को। CO2 ऐसे होता है स्ट्रक्चर, करेक्ट। सी के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। SiF4 सिलिकॉन 4 बॉन्ड तो बना ही पाता है इजीली, तो इधर भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या है, ZE6, ये इधर आ जाएगा ZeF6। तो ZeF6 6 बॉन्ड बना रहा है मतलब 12 इलेक्ट्रॉन जितना होगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि ये क्वेश्चन क्या हाइपरवेलेंट स्पीशीज बोला है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ZeF4 इज। सो जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 5s2 5p6 एंड 5d0, करेक्ट। तो अभी इधर तो ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, बट इसको एक्साइट करके हम लोग कर सकते हैं। तो इसके फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में पहले ऐसे बना लेते हैं, करेक्ट। इसको इधर डालेंगे तो 2 बॉन्ड अभी बन पा रहा है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसको इधर डाल देंगे तो अभी 4 बॉन्ड बन पा रहा है अच्छे से, करेक्ट। तो 4 बॉन्ड बन पा रहा है, तो अभी 2 लोन पेयर है, तो कैसे आ जाएगा ZE, ये F और 2 लोन पेयर्स, करेक्ट। तो काउंट करो कितने, क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ZeF4। तो ZE पे तो 2 है, अभी F पे कितने होंगे लोन पेयर्स। नॉर्मली फ्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी 1 आ गया तो 8 हो गया। तो जो दूसरे है, मतलब अभी फ्लोरीन इज लाइक दिस, इधर इसका बॉन्डिंग हो गया इसके इलेक्ट्रॉन के साथ। सो अभी लोन पेयर कितने, 3 रहेंगे सब फ्लोरीन पे। तो काउंट करो 3 into 4 इज 12, 12 plus 2 14 लोन पेयर होंगे इन पूरे मॉलिक्यूल पे। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी इजी कि आपको समझ रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा है वगैरह। नेक्स्ट, कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम आफ्टर द एक्साइटेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी। कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम आफ्टर द एक्साइटेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बाद क्या होगा। तो फर्स्ट तो हमेशा इसका जनरल बना लो, जनरल स्टेट, सो दैट थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग वाइज इजी हो जाए। सो 2 एक्साइटेशन के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, तो इधर कोवेलेंसी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। सो देखो BCl3 इसके पास 6 है, CCl4 इसके पास 8 होगा, PCl5 इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा, SiF4 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा।
सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग species not exist, does not exist, so BF3 ये तो हो सकता है exist, करेक्ट, बोरॉन के पास 3 का कोवेलेंसी है, होगा ये। NF3 भी हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी 3 का कोवेलेंसी है। PF5 हाँ बहुत इजीली ये भी एग्जिस्ट करेगा। NF5 पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज नाइट्रोजन के पास 3 का कोवेलेंसी और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो 4 हो सकता है मैक्सिमम, 5 कभी बन ही नहीं सकता, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो देखो कौन से में, फर्स्ट SO3 तो बना लो ऐसे। तो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि सल्फर अपने नॉर्मल स्टेट में 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर बना पा रहा था, फिर 4 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 6 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो इधर 6 बॉन्ड पेयर बन रहा है, करेक्ट। तो इधर हमारा कितना 12 इलेक्ट्रॉन आ गया, करेक्ट, तो इसके पास तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर SO2 भी अब भी ऊपर हम लोग ने देखा था, करेक्ट, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन था, तो ये भी मोर देन 8 में आ गया। तो ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा P। अभी इधर ऑक्सीजन क्या है ऑड नंबर में, तो इसमें हम लोगों ने ऐसा समझ लेना है कि ये ब्रिज बना रहा है ऑक्सीजन दोनों फॉस्फोरस के बीच, देन इधर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, करेक्ट। अभी हम लोग इधर देख पा रहे हैं इस फॉस्फोरस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी मोर देन वाला है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो B2H6 मतलब इसको BH3 भी ले सकते हैं, सो इधर हमारा 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये हमारा C2H6 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आता है, चेक कर लेना। PH3 इसमें हमारा 3 बॉन्ड बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेगा आपको इसे ओरली करना है, सबका आप स्ट्रक्चर बनाते बैठ के देख नहीं सकते, टाइम नहीं होता इतना। नेक्स्ट, in NO3- ion the number of bond pair and lone pair of electrons present on nitrogen atom is NO3-, मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाता है 3, करेक्ट, तो 3 बॉन्ड तो बना लो एक एक, एंड देन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। सो हम लोग ऐसा कर दे क्या, एक ऑक्सीजन को नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड तो बना सकता है, करेक्ट, तो 3 बॉन्ड बना रहा है तो फर्स्ट एक ऑक्सीजन को कंप्लीटली भर देगा, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, सही, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए तभी वो प्रॉपरली बनता है, वरना उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, करेक्ट। फिर दूसरे ऑक्सीजन के लिए एक ही बॉन्ड बन पा रहा था क्योंकि 3 ही बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है, देन एक बॉन्ड बना सकता है, दैट इज ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, करेक्ट। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर प्लस आ जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है, और इस पे माइनस, इस पे भी माइनस आ जाएगा बिकॉज एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो एक बॉन्ड नहीं बना पा रहे, इसकी वजह से इन दोनों पे माइनस आ जाएगा। एंड हमारा जो मॉलिक्यूल है उस पे क्या हो जाएगा, इस जितना N है NO3, इधर देखो ये माइनस और ये प्लस कैंसल आउट हो जाके सिर्फ एक ही माइनस आ रहा है इसके वजह से। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी क्या पूछा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, तो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं हम लोग को, 4, लोन पेयर 0, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन देखते हैं। The formula of the compound is A2B5. The number of electrons in the outermost orbits of A and B respectively. ये चीजें ना हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, दैट इज PCl5 को लेते हैं। PCl5 में P पे +5 जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड Cl पे -1 जितना, करेक्ट। तो हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग ने ये स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग डिस्कस करें तो P के पास 5 बॉन्ड बना सकता है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में, करेक्ट।
और Cl के पास -1, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ऐसा नहीं है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, जैसे उसका वैलेंसी 1 है। तो इधर भी A2B5 में भी ऐसा ही होगा। देखो A के पास +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है और B के पास -2 का। तो A के पास +5 का है, मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड कर सकता है, करेक्ट। तो इसकी वजह से इसका वैलेंसी 5 है, पर इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, 5 ही होगा इसके जैसा। पी का भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 5 ही था, करेक्ट, तभी वो Cl से कनेक्ट कर पाते थे 5 Cl से। आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको समझ रहा है। ये एग्जाम्पल को इसके साथ जोड़ो एंड समझो। देन B2- के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6, क्योंकि इधर भी -1 होने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर भी Cl के पास तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 ही थे, तभी वो एक बॉन्ड इसके साथ बना के 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये वाला एग्जाम्पल समझो एंड देन इसको समझो तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको चीजें। सो 5 एंड 6, ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में, बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, बट अगर अभी भी नहीं समझा यू कैन कमेंट करो या टेलीग्राम पे मैसेज करो। नेक्स्ट पार्ट में ये वाला क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तुरंत समझेगा ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग इक्वली शेयर करेंगे तभी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। सो अभी देखो हमारे पास ए एक एलिमेंट है, दूसरा बी एक है। सो दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे, तभी उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। सो इधर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम इन बॉन्ड फॉर्मेशन अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में रिजल्ट। जैसे हम लोग ने लुईस स्ट्रक्चर में देखा था ना कि जब एक इस एटम का इलेक्ट्रॉन एंड इस एटम का इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बना रहा था तभी सिंगल बॉन्ड बन रहा था, बट जब ऑक्सीजन के केस में ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा था, ये वाला भी 2 को कर रहा था, इसकी वजह से डबल बॉन्ड बन गया था। वैसे ही नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन गया था, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे थे दोनों नाइट्रोजन के बीच में, करेक्ट। 3 इस नाइट्रोजन का था, 3 दूसरे नाइट्रोजन का था, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन एटम फॉर शेयरिंग इज नोन एज कोवेलेंसी। मतलब कितने एटम कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है उसको कोवेलेंसी बोलते हैं। जैसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन था कोवेलेंसी क्लोरीन का, उसके सेकंड एक्साइटेड स्टेट में समथिंग, करेक्ट। तो कोवेलेंसी क्या हुआ कि वो कितने एटम शेयर कर पा रहा था, 5 कर पा रहा था वहां पे। तो हम लोग ने 5 आंसर टिक किया था, तो वही हो गया क्वेश्चन। हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया इस चीज के ऊपर, बस आपको अभी प्रॉपर डेफिनेशन वाइज अभी समझा रहेगा। नेक्स्ट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट हैव कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है उनके पास 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? बिकॉज उनके पास 2D है ही नहीं, तो एक्साइटेशन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम लोग ने देखा रहेगा बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। हमारा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 4, ऑक्सीजन 2, फिर अपना फ्लोरीन 1, नियॉन तो 0, करेक्ट। तो ये 4 से ज्यादा बना ही नहीं पाते सेकेंड पीरियड वाले। क्यों? क्योंकि इनके पास 2D प्रेजेंट नहीं है, 2D सबशेल प्रेजेंट नहीं है, इसके वजह से। एंड थर्ड पीरियड कैन एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी बियॉन्ड द 4। ये हम लोग ने ऊपर ही देखा था कि जो हमारा फॉस्फरस है वो 5 बॉन्ड बना पा रहा था, सल्फर है वो 6 बॉन्ड बना पा रहा था, क्लोरीन तो 7 बॉन्ड बना पा रहा था, करेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज उनके पास 3D है और एम्प्टी है, पूरा कंप्लीटली इनकम्प्लीटली फिल्ड है पूरा ही, तो वो एक्साइट करके वहां पे जा सकता है एंड एक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। इसके वजह से वहां पे हमारा थर्ड पीरियड में हम लोग देखेंगे कि कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो सकता है, मिल सकता है। एंड हम लोग को मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पे ही होता है। सो आपको सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स अच्छे से पता होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन के लिए। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। अंडर नॉर्मल कंडीशन दे आर जनरली लिक्विड्स एंड गैसेस। नॉर्मल कंडीशन में वो जनरली लिक्विड होंगे या गैस होंगे। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूज्ड और डिसॉल्व स्टेट्स। They exhibit isomerism because of the rigid and directional nature of the covalent and are soluble in non-polar solvents, insoluble in polar solvents and do not conduct electricity even in bond. So these are the characteristics, इसको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें क्या समझाऊं अभी कि जो गैस है वो नॉर्मली लिक्विड या
गैस, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉर्मली लिक्विड और गैस में मिलेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूज्ड और डिजोल्व स्टेट में ही मिलेगा। ये आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। जैसे अगर आप लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो हम लोग ने कार्बन का आइसोमेरिज्म पढ़ा है, करेक्ट। तो ये वो एग्जिबिट कर सकता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द रिजिड एंड डायरेक्शनल नेचर ऑफ द कोवेलेंट एंड आर सोल्यूबल। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होंगे एंड इनसोल्यूबल होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। एंड ये नॉन पोलर पोलर ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी याद रखो, नॉन पोलर इज लाइक कि जो चार्जेस है एक मॉलिक्यूल पे वो कट आउट हो गए रहेंगे। एंड पोलर इज लाइक कि एक अगर HCl ले लो तो इसमें ये क्लोरीन इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो ये ज्यादा पोलर हो जाएगा क्लोरीन के तरफ। सो पोलर वो मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर की दोनों इज इक्वल, उनमें ज्यादा ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आने की वजह से वो दोनों इक्वल है। एंड पोलर मीन्स एक तरफ ज्यादा पावर होने की वजह से वो पोलर हो जाता है, दैट्स इट। वो हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, सो अभी ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बस ये पॉइंट्स है, इसको याद रखो। ओके ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स है तो आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड एनसीईआरटी हुआ तो इसके साथ रीड करते जाओ, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से रीड करो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बट जहाँ जहाँ पे ऐसे पॉइंट्स है ना उनको थोड़ा बहुत याद रखो, रिवाइज करते रहो, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, देन यू कैन अगर आपको थोड़ा भी पॉइंट्स याद है आप कैंसिल आउट करके ऑप्शन ला सकते हो, ये चीज आपको भी पता है, करेक्ट। नेक्स्ट इज द अभी कोवेलेंट बॉन्ड पे है ना, इसमें थियरीज आया, बहुत सारा थियरीज आया। फर्स्ट थियरी आया इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, करेक्ट। तो इस थियरी में क्या एक्सप्लेन हो रहा है वो देखेंगे। देन हम लोग बात करने वाले इस वैलेंस बॉन्ड थियरी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, देन एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देन कोवेलेंट बॉन्ड पे जो थियरीज थे वो काफी हद तक खत्म हो जाएंगी हमारे। ये एक मेजर दो हमारे पास थियरीज है, वो हम लोग को समझना है ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द PYQs आप देखोगे तो इन दोनों थियरीज पर ही आए हुए हैं। ओके तो ये थियरी हमें, दिस थियरी helps in explaining the shapes of simple covalent molecule। ये थियरी मेजरली तो शेप्स को एक्सप्लेन कर रहा था, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर रहा था मॉलिक्यूल्स के। According to this theory, the various electron pair, bond pair as well as lone pair around central atom orient themselves in space as far as possible so as to have minimum repulsive interactions and maximum stability। So हमारे जो मेन सेंट्रल एटम रहेगा ना उसके आजू बाजू वाले जो एटम्स थे वो ऐसे अरेंज होते हैं ताकि कम से कम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। अभी रिपल्शन क्यों? अभी समझो लोन पेयर्स है, दो लोन पेयर्स आ गए एक ही एटम पे, सेंट्रल एटम पे, तो उन दोनों के बीच का रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, उसके वजह से उनके बॉन्ड्स पे असर पड़ेगा, करेक्ट। तो और हमारा अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन, उसके वजह से बॉन्ड शेप चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से जो शेप्स में चेंज आ रहा था वो इधर हमें इस थियरी में बता रहा है, एंड ये भी बता रहा है कि ये शेप्स में चेंज आ रहा था और जो चेंजेस ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से आ रहा था उससे शेप ऐसे बनने चाहिए जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे हो और मिनिमम रिपल्शन उनके बीच में हो, तभी जाके विल गेट द प्रॉपर शेप ज्योमेट्री उनके मॉलिक्यूल्स का, करेक्ट। This lead to the definite arrangement of the atoms bonded directly to the central atom। With the help of this theory हम लोग को एक proper arrangement मिला। Fourth point, the molecules in which the central atom is surrounded by same kind of atoms and only bond pair possesses a regular geometry। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एक सेंट्रल एटम के आजू बाजू सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, देन एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बन सकता है। एंड जब भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तभी एक इरेग्युलर सा ज्योमेट्री बन जाएगा वहां पे। ओके अभी ये हमारा इज ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था कि रिपल्शन होगा अगर अच्छे से स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, देन हमें स्ट्रक्चर कैसा बनाना है जहाँ पे रिपल्शन कम होगा एंड स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि कौन से दो चीजों के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा है। फर्स्ट इज आर लोन पेयर। अगर दो लोन पेयर है ना एक ही सेंट्रल एटम पे, तो उन दोनों लोन पेयर के बीच का रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, उसके वजह से जो बॉन्ड एंगल्स है ना वो थोड़ा ऐसे शेप में आ जाएगा, शेप उनका एंगल कम हो जाएगा। वैसे ही लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इनके बीच का रिपल्शन इज ऑल्सो बहुत ज्यादा देन कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में कम रिपल्शन होता है देन कंपैरिजन टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर।
और उससे ज्यादा होता है इज ऑफ लोन पेयर लोन पेयर। तो ये याद रखना बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग है ना शेप्स एंड ज्योमेट्री सीखने वाले। अभी ये चीज ध्यान रखना, ज्योमेट्री क्या होता है विथ लोन पेयर, शेप क्या होता है विदाउट लोन पेयर। तो अभी देखो फर्स्ट तो हमारा जो टाइप है वहां पे हम लोग जीरो लोन पेयर वाले शेप्स देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे। बट जैसे जैसे लोन पेयर आएंगे तो उनका ज्योमेट्री एंड शेप दोनों चेंज हो जाएगा, वो वहां पे डिस्कस करेंगे ऑफकोर्स, बट ये चीज याद रखो। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्म में एक मतलब अभी इस फॉर्म में एक लिख लेंगे मॉलिक्यूल को, करेक्ट। एंड देन उनके शेप्स, उनका स्ट्रक्चर, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लाइक ए इज आर सेंट्रल एटम, बी जो रहेगा ना उसके आजू बाजू वाले बॉन्ड्स, एंड जो एल है वो इंडिकेट कर रहा है कि उनमें कितने लोन पेयर्स है। ओके एंड अभी हम लोग इसको सीखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। सो जैसे इधर, सो अब ये देखते हैं AB2L0, इधर ए इज द सेंट्रल एटम, बी उसके साइड एटम्स है, इधर लोन पेयर इज 0। सो मुझे बताओ इधर अगर लोन पेयर ही नहीं है, अभी इधर ये चीज समझो, जब तक हमारा लोन पेयर 0 है ना वहां पे ज्योमेट्री एंड शेप सेम रहेगा। तो मैं दो दो बार लिखूंगी नहीं, दोनों सेम है अभी के लिए मान लो, जब तक लोन पेयर सेम है तभी। ओके सो अभी इधर हमारा शेप कैसे आ जाएगा, ऐसा बी सॉरी ए इज द सेंट्रल एटम और दो बी है और 0 लोन पेयर है, तो ऐसा आ जाएगा। अगर इधर लोन पेयर होता है देन इधर रिपल्शन होता है एंड ऐसे बॉन्ड हो जाता। अभी मुझे बताओ कि ए है और बी ऐसे बॉन्ड हो सकता है क्या, इधर इनके बीच में रिपल्शन होगा, करेक्ट। देन अगर ऐसे रख सकेंगे देन रिपल्शन बहुत कम है दोनों के बीच में एंड ये एक स्टेबल पोजीशन भी आ जाएगा। सो इसके वजह से ये इसका शेप है, ऐसा शेप होता है लीनियर, ज्योमेट्री और शेप दोनों लीनियर बोल सकते हैं इसको। एंड अभी मुझे बताओ ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है या नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर इन सेंस जब हम लोग इधर से एक शीट पास करेंगे तो तीनों जो तीनों एटम है उनपे से होके जाएगा या किसी एक एटम को छोड़ देगा। अभी समझो इधर से शीट पास किया ऐसा, तो ऐसा सब एटम पे जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर। ओके आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज आर AB3L0, इधर हमारा A इज द सेंट्रल एटम। इधर के लिए एग्जांपल्स चाहिए तो वी हैव BeH2, करेक्ट। और एग्जांपल्स ये एक है, देखते हैं CO2 भी चल जाएगा, करेक्ट। वैसे ही अभी ये देखते हैं AB3L0, AB3L0 में A इज द सेंट्रल एटम एंड साइड में 3 B है और इधर लोन पेयर अभी भी 0 है। अभी मुझे बताओ कि स्टेबल पोजीशन क्या होगा जब A बीच में होगा एंड 3 हमारे पास B है, 0 लोन पेयर है। तो मैक्सिमम तीनों के बीच में एंगल क्या बन सकता है, जब 2 है तो 180 बन रहा है, करेक्ट। जब 3 है तो 120 बनेगा, करेक्ट। तो 120 डिग्री का सबके बीच में एंगल होगा। ये देखो इधर 180 डिग्री, इधर तीनों के बीच में एंगल विल बी 120 डिग्री, करेक्ट। सो इसका शेप क्या हो जाएगा, हमारा शेप या ज्योमेट्री दोनों सेम होता है जब तक लोन पेयर 0 है, तो हमारा शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, करेक्ट। सो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है या नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है बिकॉज एक शीट इधर से पास किया तो ये तीनों के ऊपर से जाएगा, प्लेनर। और इसका एग्जांपल्स हमारा हमेशा यूज करते हैं BF3। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, तो जब हमारे पास AB4L0 है, मतलब क्या A सेंट्रल एटम है, B उसके आजू बाजू में 4 बॉन्ड्स एंड 0 लोन पेयर्स है, तो यहाँ पे हमारा शेप एंड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अभी देखो A है, अभी B 4 है, 3 पे हम लोग देख रहे थे जब 3 बॉन्ड्स थे तभी 120 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो अभी 4 है तो ऑफकोर्स उससे कम का एंगल ही बनेगा। सो हम लोग ने देखा कि इधर क्या हो जाता है, एक ऐसा एंगल बनेगा B में, एक ऐसा बनेगा एंड जो दूसरे 2 एंगल्स है ना वो बैक साइड में बनेगा, मतलब 3D स्ट्रक्चर बनेगा। इधर हम लोग देख पा रहे हैं ये 2 2D स्ट्रक्चर बन रहा था, अभी इधर बनेगा इस 3D स्ट्रक्चर, ऐसा पीछे के साइड, लाइक एक ऐसा, एक पीछे इस साइड एंड एक इस साइड एंड देन नीचे। सो ये इधर 3D स्ट्रक्चर बन रहा है, एक 2D स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। सो इसके बीच में नॉर्मली कितना एंगल होता है, 109 डिग्री 0.28 समथिंग मिनट्स का एंगल होता है, 120 डिग्री से कम होगा, ये चीज क्लियर है आपको। एंड इधर ये एंगल हो जाएगा। सो इधर एक तो ये हमारा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा बिकॉज ये 3D आ गया इधर, एंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल,
बिकॉज 4 बॉन्ड बना रहा है, करेक्ट। टेट्राहेड्रल बन गया, ज्योमेट्री नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। अभी मुझे बताओ इन जो ए एंड ये टोटल इसमें कितने एंगल्स बन रहा है बी और बी के बीच में। अभी आप नॉर्मली लोग बोल देते हैं 4 एंगल बन रहा है, ऐसा नहीं है, इधर 6 बन रहा है, चेक करो अच्छे से। ये देखो एक 4D स्ट्रक्चर है, ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, एक इस पीछे की साइड रहेगा, पीछे की साइड, और एक नीचे की साइड, ऐसा ऐसा रहेगा, करेक्ट। ऐसा एक ऊपर बॉन्ड, करेक्ट। तो इसमें ये दोनों एंगल के बीच में एक एंगल बन रहा है, बी के बीच में, ये बी के बीच में एंगल बन रहा है, ये पीछे की साइड लाइक ऐसे होगा, ऐसे शो किया है, बट ये 3D स्ट्रक्चर है, उसको इमेजिन करो। तो ये 2 एंगल बन गया, इसके साथ 3 4, ये 5 एंड एक रह गया इस दिस 6, करेक्ट। तो इधर हमारे पास बन रहा है इस टोटल 6 एंगल्स। एंड ये बिलीव ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि CH4 इसका एग्जांपल इज CH4, इसमें कितने एंगल्स बन रहे, तो 6 एंगल्स बन रहे। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट देखते, ये देखते AB5L0। इसमें क्या होगा, A इज द सेंट्रल एटम और B 5 B रहेगा उसके आजू बाजू, और इधर लोन पेयर 0 है, करेक्ट। तो इसका कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो A इधर एंड इधर देखो, एक ये सब जो भी इधर हम लोग बॉन्ड्स बनाएंगे ना, एक तो सबके बीच में सेम एंगल नहीं रहेगा, बिकॉज हम लोग को 5 बॉन्ड एकोमोडेट करना है एंड स्टेबिलिटी चाहिए, रिपल्शन कम चाहिए, देन हम लोग को थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर में। तो हम लोग इधर देख पा रहे थे कि इधर बीच में हमारा ट्राइगोनल बन रहा था एंड ऊपर 2 ये पिरामिड्स टाइप आ जा रहा था। ये 3D स्ट्रक्चर है, उसको 3D वे में ही इमेजिन करो, लाइक ए बीच में है, उसके दिस डायरेक्शन में इस बी, इस डायरेक्शन में बी है, पीछे बी है, ऊपर बी है, नीचे बी है। तो अभी इधर हम लोग देख पा रहे रहेंगे कि ये वाले बॉन्ड्स जो है, सॉरी, ये इन तीनों से अलग रहेंगे, तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड, अभी इधर हम लोग बात करते हैं अबाउट एंगल्स। इधर हम लोग देखेंगे कि ये दोनों बी के बीच में 120 डिग्री है, ये दोनों बी के बीच में 120 डिग्री है, ये दोनों बी के बीच में 120 है, तो 120 डिग्री एंगल दिख रहा है 3 बार। और 90 डिग्री एंगल देखो, ये इसके बीच में रहेगा, देखो ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इधर 3 और इसके साथ 3, तो टोटल 6 एंगल्स रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। ये 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे ही समझ के करो, वरना यू विल गेट कंफ्यूज कि ऐसे कैसे हो रहा है, ओके। अभी इधर एक हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है कि जब हमारे पास 2 टाइप ऑफ एंगल्स प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर में, सो उसमें से कौन सा बॉन्ड, जो कौन सा एंगल्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चाहिए हम लोग को, वो ढूंढना है। तो हम लोग वो कैसे ढूंढ सकते हैं, अभी जो भी 2 एंगल्स बन रहा है उनमें से जिसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा रहेगा ना, वो S% कैरेक्टर रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा S% कैरेक्टर रहेगा, करेक्ट। S% कैरेक्टर होने के वजह से वो स्ट्रॉन्ग होगा। देखो अभी ये 120 डिग्री वाले जो एंगल्स है, एक तो वो इक्वेटोरियल एंगल है, इक्वेटोरियल मतलब जो सेंट्रल एटम है उसी के प्लेन में आ गए, उसको इक्वेटोरियल बोलेंगे, मतलब इसी ऐसे वाले रहेंगे ना, तो इक्वेटोरियल। ये वाला चीज है इज एक्सियल, ये चीज हमें पता है, तो ये वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे। सो अभी इधर हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये 120 डिग्री, ऑफकोर्स 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब इधर S% कैरेक्टर ज्यादा होगा। S% कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इधर स्ट्रॉन्ग होंगे, करेक्ट, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। वैसे ही जो ये दूसरे जिनका एंगल थोड़ा कम है, वहां पे P% कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। P% कैरेक्टर ज्यादा होने के वजह से बॉन्ड एक तो लॉन्ग बड़ा होगा, हाइट में मतलब लेंथ वाइज बहुत ज्यादा होगा, एंड वो उसको हम लोग बोल देंगे इधर दिस इज एक्सियल बॉन्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं देन एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स इधर बहुत लॉन्ग होते हैं और बहुत वीक होते हैं, सो वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है, फर्स्ट इज एंगल देखना है, जिसका एंगल बड़ा होगा वो उसमें इसका S% कैरेक्टर ज्यादा होगा। S% कैरेक्टर ज्यादा मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। एंड जिसका एंगल कम है दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो P% कैरेक्टर ज्यादा पोसेस करेगा, मतलब उसका बॉन्ड लॉन्ग होगा और थोड़ा सा वीक होगा, करेक्ट। एंड जो इस चीज में इस प्लेन में होगा वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होगा, इस प्लेन में होगा वो एक्सियल बॉन्ड्स होगा। सो अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इज अबाउट AB6L0। इसमें क्या हो जाएगा, इस चेक करो,
इधर हम लोग ने ज्योमेट्री नहीं लिखा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, करेक्ट। नेक्स्ट इज दिस AB6L0, इसमें A बीच में होगा, B इधर होगा, इधर होगा, इधर, ये 3D स्ट्रक्चर है। ये देखो इधर हमारा एक प्लेन में होगा जो ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, एंड ऊपर और नीचे दूसरा B होगा। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं क्या 90 डिग्री के टोटल 12 एंगल्स बन रहे, चेक करो अच्छे से, 12 बन रहे, और 180 डिग्री का 3 एंगल्स बन रहा है, करेक्ट। सो इधर हमारा जो 180 डिग्री वाले एंगल्स है वो एक्सियल बॉन्ड्स है, ये 90 डिग्री वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, करेक्ट। सो अभी इधर हम लोग, ये एक तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका शेप क्या, ज्योमेट्री क्या बोल सकते, स्क्वायर बाय पिरामिडल, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इतना ही हमें इस चीज में याद रखना है, हम लोग को मेन इस एंगल्स याद रखना है अच्छे से, क्योंकि डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन आता है। अभी इसमें मोस्टली क्वेश्चन आता है कि SF6 इसमें कितना 90 डिग्री के एंगल्स है, तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए SF6 इज दिस टाइप ऑफ केस, तो हम उसमें 12 एंगल्स है, तो ये चीज हमें पता होगा तभी हम लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सही। सो नेक्स्ट देखते हैं इस AB7L0। AB7L0 का स्ट्रक्चर आ जाएगा ऐसे, देखो करेक्ट। तो इधर एक ऐसा पेंटागन टाइप बन रहा था, करेक्ट। अभी इधर हम लोग एंगल्स देखेंगे तो 72 डिग्री के 5 एंगल्स बन रहे, ये वाले है ना जो सब 72 डिग्री के एंगल्स है, करेक्ट। जब एक सर्कल में 3 एंगल्स बन रहा था, उनके बीच में 120 डिग्री था, अभी 5 बन रहा है, इससे 72 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के 10 एंगल बन रहे, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो हमेशा अभी हम लोग 180 डिग्री वाले को कुछ हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल में ज्यादा देखते नहीं, हम लोग जो दूसरे 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स रहेंगे ना, एंगल रहेंगे ना, उनमें चेक करते, इस कैरेक्टर वगैरह उनमें देखते। सो अभी 180 डिग्री तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है, मतलब वहां पे तो S% कैरेक्टर ज्यादा ही है, बट हम लोग हमेशा देखते ही जो दूसरे 2 एंगल्स रहेंगे ना उनके बीच में। इधर भी देखो हम लोग ने इसी एंगल्स में देखा है, 120 डिग्री, 90 डिग्री, इधर हम लोग ने वो चीज देखा ही नहीं, बिकॉज एक 180 डिग्री है, दूसरा 90 डिग्री है, इसका मतलब इसमें सब जो भी लेंथ है, बॉन्ड लेंथ सबका सेम होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो इधर 72 डिग्री, इस बार 90 डिग्री बड़ा है 72 डिग्री से, करेक्ट। तो 72 डिग्री वाले तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, एंड 90 डिग्री वाले एक्सियल बॉन्ड्स है। बट इस बार स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे, एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड्स का एंगल, बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो इनका S% ज्यादा होगा, S% ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू 72 वाले बॉन्ड एंगल के। सो इधर हमारे एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ऊपर हमारे क्या थे, इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे देन एक्सियल बॉन्ड। तो हमें याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि बॉन्ड एंगल के बेस, बॉन्ड एंगल के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। वरना बहुत जन बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हर केस में ऐसा नहीं है, बॉन्ड एंगल के ऊपर हम लोग ये चीज डिसाइड करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। सो इधर हम लोग बोल सकते हैं क्या इक्वेटोरियल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो पाएंगे, हाँ बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, सो ध्यान रखो। नेक्स्ट इज अभी जब हमारे पास लोन पेयर्स आ जाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा वो देखते हैं, ओके। तो फर्स्ट केस इज AB2L1। AB2L1 मतलब एक A एटम, सेंट्रल एटम, उसके आजू बाजू में 2 B एटम है और एक लोन पेयर है। सो हमारा इधर ज्योमेट्री एंड शेप इस बार दोनों चेंज हो जाएगा, बिकॉज जब हमारा लोन पेयर्स नहीं होता उसके वजह से शेप एंड ज्योमेट्री दोनों सेम रहता है, बट जब हमारे पास लोन पेयर्स आ जाता है तो शेप एंड ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो वो देखना पड़ेगा हमें। सो फर्स्ट AB2L1, तो A तो हमारा बीच में ही है, अरे सॉरी, अभी जब हमारे पास कुछ लोन पेयर नहीं था तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था BB का, बट अभी हमारे पास A के पास कुछ लोन पेयर है, तो शायद स्ट्रक्चर रिपल्शन के वजह से ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। और इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो 120 डिग्री से बड़ा होगा,
करेक्ट, ग्रेटर देन 120 डिग्री बोल सकते हैं ये चीज। सो इसको नाम क्या दे देंगे, ये तो होगा एक तो ट्राइगोनल प्लेनर ही ज्योमेट्री वाइज। देखो ज्योमेट्री वाइज है ना, हमेशा इसको और विदाउट लोन पेयर वाले को कंपेयर करो। जब टोटल इन थ्री देखो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलके 3 बन रहा है ना, तभी ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा। इधर देखो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलके 3 बन रहा है, तो इधर भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। इधर भी जब बॉन्ड पेयर प्लस ये मिलके दोनों बन रहा है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। शेप क्या हो जाएगा हमारा, ज्योमेट्री इज लाइक विदाउट लोन पेयर भी वही रहेगा ज्योमेट्री, एंड विथ लोन पेयर भी वही रहेगा। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, इस उनका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर सेम होना चाहिए। अभी शेप क्या होता है, शेप इधर हो जाएगा वी शेप्ड और बेंट, करेक्ट। सो इधर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है ऑफ कोर्स। सो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं AB3L1। अभी ए सेंट्रल एटम में 3 बी है और एक ही हमारे पास लोन पेयर है, तो क्या चेंजेस आता है देखो। इधर हमारा ये देखो कि 4 बन रहा है टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इधर 4 पे क्या था, टेट्राहेड्रल था। तो इधर भी हमारा जो ज्योमेट्री रहेगा ना वो टेट्राहेड्रल ही रहेगा। अभी है ना टेट्राहेड्रल के हेल्प से ही इसका शेप बनाएंगे। कैसे देखो, ए हमारा बी कैसे था, ऐसा पीछे के साइड था ऐसा बी, ये एक इधर बी एंड एक इधर बी, एंड इधर हमारा लोन पेयर आ जाएगा। एंड इधर जो एंगल बनेगा वो एंगल छोटा होगा। इधर भी सॉरी इधर भी एंगल मैंने उल्टा बोल दिया, इधर एंगल 120 डिग्री से छोटा होगा, लिखा सही है बोला गलत। एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। जब इधर बॉन्ड है ना, इधर देखो जब हमारे पास इधर बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम है, इसके वजह से 120 डिग्री एंगल बन रहा है। बट जब इधर हमारे पास लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए एंगल जो होगा वो 120 डिग्री से कम होगा। वैसे ही टेट्राहेड्रल में जब विदाउट लोन पेयर वाला चीज देखा तो वहां पे 109 डिग्री 0.28 मिनट्स वाला एंगल था, करेक्ट। बट इधर वो एंगल से कम होगा जस्ट बिकॉज वहां पे लोन पेयर आ गया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो इधर एंगल हमारा 109 डिग्री 0.28 मिनट से कम होगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, इधर हमारा पिरामिडल, ये देखो पिरामिड जैसा है ऐसा, सो पिरामिडल शेप हो जाएगा। ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है क्योंकि ये आगे पीछे तो एक ही प्लेन में जाएगा तो ये वाला छूट जाएगा, अगर इस प्लेन से डाला तो ये वाला एंगल बॉन्ड छूट जाएगा, इसलिए ये नॉन प्लेनर है। नेक्स्ट AB2L2, ये क्या है, इसमें जब हमारा एक एटम ए सेंट्रल एटम 2 बॉन्ड बन रहा है पर 2 लोन पेयर भी है इधर। सो कैसे देखेंगे, इसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा। देखो टोटल करके 4 आ रहा है, करेक्ट, तो हमेशा उसका ज्योमेट्री उतना ही रहता है, लोन पेयर हो या ना हो उनका टोटल देखना है, ज्योमेट्री हम लोग इजीली बता सकते हैं। शेप के लिए हम लोग को स्ट्रक्चर बना के देखना इजी थोड़ा बहुत। सो इधर क्या आ जाएगा ए, अभी हमारे पास ए के ऊपर 2 लोन पेयर्स है, 2 लोन पेयर्स आने के वजह से ये जो एंगल है वो थोड़ा सा ऐसा श्रिंक हो जाएगा, करेक्ट। तो इधर ये एंगल कितने का बनेगा, ऑफ कोर्स 109 डिग्री 0.28 से बहुत कम, तो एंगल क्या होगा हमारा बहुत ज्यादा कम देन 109 डिग्री 28 इससे, करेक्ट। सो इसका शेप क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं इस बेंट और वी शेप भी बोल सकते हैं इधर भी, करेक्ट। ये भी हमारा एक ये इधर हमारा ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा बिकॉज हम लोग एक प्लेन से इसको कट कर सकते हैं। इधर नॉन प्लेनर होगा बिकॉज एंगल्स नहीं हो रहा था, बॉन्ड्स अलग एंगल में था, 3D स्ट्रक्चर बन रहा था, बट इधर लोन पेयर से आ जाने की वजह से 3D स्ट्रक्चर नहीं बन रहा एंड हमारा ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज AB4L1, मतलब टोटल में 5 बन रहा है, तो ये ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, करेक्ट। सो अभी शेप के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते, तो ए अभी हमारे पास एक लोन पेयर है, तो अभी इधर कंफ्यूजन क्या आ जाता है कि लोन पेयर हम लोग को एक्सियल बॉन्ड वाला लेना है या इक्विटोरियल बॉन्ड वाला बॉन्ड तोड़ना है। सो ऐसे तो हम लोग ने पढ़ा था कि इसमें ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में इक्वेटोरियल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है देन एक्सियल बॉन्ड, करेक्ट। बट इधर
हम लोग ब्रेक कौन सा करते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड ही, भले वो स्ट्रॉन्गर है, उस बॉन्ड वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड, फिर भी हम लोग ब्रेक इक्वेटोरियल बॉन्ड ही करते। ऐसा क्यों? ताकि S% कैरेक्टर बढ़े। S% कैरेक्टर बढ़ेगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दूसरा मॉलिक्यूल आके दूसरा एटम आके उधर बॉन्ड बनाना चाहेगा। इसके वजह से हम लोग जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं इज ऑफ S% कैरेक्टर जिधर ज्यादा होगा, दैट इज इक्वेटोरियल बॉन्ड फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हमारा इधर बी आ जाएगा, इधर हमारा लोन पेयर आ जाएगा। सो इधर लोन पेयर आने के वजह से, इधर लोन पेयर आने की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, रिपल्शन आ जाता है ना। सो इधर भी करेक्ट। तो शेप क्या हो जाएगा हमारा, सीशॉ टाइप शेप हो जाएगा। करेक्ट। अभी इधर हम लोग ने ये वाला लोन पेयर क्यों लिया, इधर लिख लेते हैं। ये एक तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, करेक्ट। एंड इधर हम लोग ने इसलिए लिया लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल बॉन्ड टू increase its S character, that is increase attraction, increase release energy, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ये। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि इधर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि बॉन्ड भले ही इक्वेटोरियल एक्सियल वाला वीक है, बट स्टिल हम लोग ब्रेक करते हैं इक्वेटोरियल वाला, बिकॉज वहां पे S% कैरेक्टर ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, सो ज्यादा स्टेबल है वो, इसके वजह से। नेक्स्ट इज AB3L2। इधर भी हमारा 5 बन रहा है, मतलब ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो शेप क्या बनेगा हमारा, शेप वेट, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी दूसरा हम लोग को लोन पेयर निकालना है, तो इधर भी हम लोग इक्वेटोरियल वाला ही निकालेंगे, बिकॉज S% कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे। सो आ जाएगा A, ये ऐसा B आ जाएगा इधर, ये B, इधर 2 लोन पेयर्स, करेक्ट। सो इधर हमारा ये बनेगा इस टी शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये भी हमारा, ये इधर ये चीज ध्यान रखना, ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है, बिकॉज ये डायरेक्शन में अगर शीट पास किया देन ये ब्रेक कर सकता है। सो प्लेनर स्ट्रक्चर है ये हमारा, बस इसमें इतना ही बात करना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे AB2L3। ये हमारा फिर से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही हो जाएगा ज्योमेट्री, बस इस बार हमारे पास कितना, 3 लोन पेयर्स है, मतलब ये थर्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो इधर एक लोन पेयर आ जाएगा, इधर एक। अभी विथ ये तीनों के वजह से इनका स्ट्रक्चर जो शेप है वो लीनियर हो जाएगा। ये तीनों लोन पेयर के रिपल्शन के वजह से ये स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा, इसके वजह से एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड ये आइसोस्ट्रक्चरल हो जाता है विथ AB2L0, करेक्ट। अभी नेक्स्ट इज AB5L1, मतलब टोटल इज 6, तो इधर ज्योमेट्री क्या आ जाता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल, करेक्ट। इसका शेप क्या हो जाएगा, अभी स्क्वायर पिरामिडल इसका ज्योमेट्री है। देन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ए, ये बी, ये बी, इधर लोन पेयर आ जाएगा, करेक्ट। सो हम लोग ने ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, दैट्स इट। और इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ये देखो इधर स्क्वायर बन रहा है एंड अभी सिर्फ इसके पास एक ही पिरामिड है तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज हमारा AB4L2, इसका भी 6 होगा टोटल, तो ये भी स्क्वायर बाय पिरामिडल होगा ज्योमेट्री वाइज। स्ट्रक्चर वाइज क्या हो जाएगा, ए एंड अभी इधर का चला जाएगा, विल गेट दिस, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर। सो शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, इसके नाम में ही प्लेनर है, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट आ जाएगा इस AB6L1, मतलब टोटल हमारा 7 हो रहा है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्री वाइज देखो इधर क्या था ज्योमेट्री A7 वाले का, सॉरी इधर ज्योमेट्री ही नहीं लिखा हम लोग ने, इसका ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो
ये भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही होगा। इसका शेप क्या हो जाएगा देखते हैं फर्स्ट डायग्राम वाइज। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा शेप, देखो फर्स्ट तो ये ए इधर है ना, कोई भी बॉन्ड को ये तोड़ के ये बना सकता है अपना लोन पेयर। अभी हम लोग ये बॉन्ड ले रहे हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल सॉरी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज ये कोई भी बॉन्ड को तोड़ के वहां पे लोन पेयर बना सकते हैं, इसके वजह से डिस्टॉर्टेड का मतलब इस कहाँ पे भी बना सकता है इसको हम लोग टेट्राहेड्रल। फिर हमारा आ जाएगा लास्ट वाला केस दैट इज AB5L2। इधर हमारे पास दो लोन पेयर्स है और हम लोग ने ऊपर जब पढ़ा था 7 वाला केस, उसमें हम लोग ने देखा था कि हमारे एक्सियल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, करेक्ट। तो इधर जो लोन पेयर टूटेंगे वो एक्सियल बॉन्ड्स के होंगे, करेक्ट। तो ज्योमेट्री तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, शेप पेंटागोनल होगा, देखते हैं बना के दिखाती हूँ। तो क्या हो जाएगा ए, इधर बी आ जाएगा, ये बी, इधर दो लोन पेयर्स आ जाएंगे, करेक्ट। इधर S% ज्यादा है, S% कैरेक्टर मोर इन एक्सियल बॉन्ड्स, करेक्ट। एंड ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी ये कहाँ पे यूज होगा, ये सब जो हम लोग ने पढ़ा ना, अभी हम लोग ने पढ़ा तो हम लोग को डायरेक्टली पता था कि इसमें इतना बॉन्ड्स बन रहा है, इतना लोन पेयर है। बट जब हम लोग के पास कुछ मॉलिक्यूल आएगा तो उसमें कैसे ढूंढना है कि कितना बॉन्ड पेयर है, कितना लोन पेयर है, कौन सा केस उस पर एप्लीकेबल होगा, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज दिस। जब भी हमारे पास कुछ भी एक स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, वो ऐड करना है, डिवाइड बाय 8 करना है। जो भी नंबर आएगा वो उसके बॉन्ड पेयर्स होंगे, जैसे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 8, आंसर क्या हो जाएगा हमारा बॉन्ड पेयर। एंड जो भी रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो विल गेट द लोन पेयर। ये मोनोवैलेंट साइड एटम्स के लिए यूज नहीं कर सकते, लाइक H, X, बट X के लिए हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा चेंज करके कर लेते हैं हम लोग ये हेलोजन्स के लिए भी। बट हाइड्रोजन के लिए ये वाला मेथड बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। एक्स के लिए हम लोग मतलब हेलोजन्स के लिए हम लोग कर लेंगे, मैं सिखाऊंगी, बट हाइड्रोजन के लिए हम लोग को एक पूरा न्यू मेथड यूज करना पड़ता है, वो हम लोग देखेंगे आगे। फर्स्ट हम लोग नॉर्मल केसेस पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हमारे पास फर्स्ट इज SF4। SF4 मतलब पहले हम लोग को टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, S मतलब कौन सा ऑक्सीजन के नीचे, मतलब इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, प्लस F फ्लोरीन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, एंड 7 into 4 इज 28 डिवाइड बाय 8। तो ये कितना हो जाएगा 34 डिवाइड बाय 8। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो विल गेट 4 आ जाएगा, दो रिमाइंडर बचेगा। तो फर्स्ट 4 बॉन्ड पेयर्स मिल गया, अभी दो रिमाइंडर है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो 2/2 इज 1, तो 1 लोन पेयर हम लोग को मिल गया। सो हम लोग बोल सकते हैं SF4 के पास 4 बॉन्ड पेयर्स है प्लस 1 लोन पेयर है। तो अभी ये कौन सा केस हम लोग को मिल रहा है, देखो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ये वाला। तो इसका शेप क्या होगा, सीशो जैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो इधर लिख लो इस AB4L1 सीशो से शेप, करेक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ढूंढ सकते हैं कि कौन सा शेप में होगा, कौन से ज्योमेट्री में होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सेकेंड करते तो और क्लैरिटी आ जाएगा, CO3 2-। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, C में 4, 3 में क्या, O में कितना होता है 6, 6 into 3 is 18, 2- मतलब +2 कर देंगे, ऐड होता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव में लिखा रहेगा तो, डिवाइड बाय 8। तो ये कितना हो जाएगा 24/8। तो ये टोटल में 3 बॉन्ड पेयर्स डायरेक्टली, इसमें रिमाइंडर कुछ आ नहीं रहा, इसका मतलब ये इधर लोन पेयर्स है ही नहीं। अभी 3 बॉन्ड पेयर्स है, मतलब कौन सा केस इधर एप्लीकेबल है, AB3L3L0, करेक्ट। तो इसका शेप क्या, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा, क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, करेक्ट। अभी नेक्स्ट इज BCl3। BCl3 कैसे, फर्स्ट तो हम लोग को इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, बोरॉन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही होता, सॉरी 3 होता है, क्लोरीन में 7 होता है, 7 into 3 is 21 डिवाइड बाय 8, तो 24/8। तो इधर भी 3 बॉन्ड पेयर आ जाएगा, कौन सा केस AB3L0।
फिर देन उस पे जो जो हम लोग ने पढ़ा है AB3L0 केसेस में क्या शेप होता है, ज्योमेट्री होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर, नॉन प्लेनर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो सब उधर अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट इज SO3। SO3 में हमारा S इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, O में भी 6 होगा, 6 इंटू 3 इज 18, 18/8 तो 24/8 आएगा। इधर भी 3 बॉन्ड पेयर्स, तो AB3L0 वाला ही लग रहा है केस इधर भी, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी SO3 में हम लोग को ये पता है कि ये दो बॉन्ड्स बनाता है। सो हम लोग को है ना इस चीज में इधर हम लोग को 2 बॉन्ड्स वाला क्लैरिटी नहीं आएगा, हम लोग को सिर्फ चेक करना है, ऐसे चेक करना है, उनका केसेस डालना है। एंड अभी ऑक्सीजन है तो ऑफकोर्स आपको पता है कि वो 2 बॉन्ड बनाता है, एंड सल्फर भी उतना बॉन्ड्स बना पाता है, तो हम लोग थोड़ा वैसे दिमाग लगा के खुद ही ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, वरना बहुत जन ऐसे कर देते हैं डायरेक्टली, ये पॉसिबल नहीं है, समझो ये चीज को। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इधर हमारा क्या होता है इस देखो, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन द सिग्मा बॉन्ड नॉट ऑन द पाई बॉन्ड। इसके वजह से इधर हम लोग पाई बॉन्ड को ज्यादा वो नहीं देते, बट शेप्स स्ट्रक्चर पूरा हम लोग जो भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला लाते हैं वो एप्लीकेबल होगा, उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसे ही होगा, बस इधर एक्स्ट्रा जहां जहां पे पाई बॉन्ड लग जाता है वहां पे लगाना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज हमारा दिस POCl3। इसमें हमारा ये कितना है, 5 होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, O का 6, Cl का 7, 7 इंटू 3 21/8 तो 11 प्लस 21 कितना होता है 32/8 तो आ जाएगा हमारा 4 बॉन्ड पेयर्स आ जाएगा। 4 बॉन्ड पेयर्स मतलब AB4L0 लगेगा। AB4L0 मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, करेक्ट। सो दिस इज इजी। नेक्स्ट इज हमारा ZeO3 मतलब Z के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, O3 मतलब 6 इंटू 3 18/8 तो आ जाएगा 36/8। सो हमारे पास 36 मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स बनेगा 32, फिर 4 और बच रहा है, रिमाइंडर आ रहा है तो 4/2 कर देंगे तो विल गेट 2 एज द रिमाइंडर, 2 लोन पेयर। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, AB4L2। तो ये कौन सा बन रहा है हमारा, स्क्वायर प्लेनर, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब समझ रहा है। सॉरी why I got confused। 18 plus 8 is 26/8 सॉरी। तो इधर हमारा आ जाएगा 3 बॉन्ड पेयर्स 24 और 2 रिमाइंडर बचेगा तो 1 लोन पेयर आ जाएगा। तो हमारा केस बनेगा इस AB3L1। तो ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा AB3L1 वाला, देखो इधर AB3L1 टेट्राहेड्रल पिरामिडल, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड ये तो अभी आप होमवर्क करना, आपको समझेगा, थोड़ा क्लैरिटी आएगा इस चीजों के ऊपर। देन अभी हम लोग आते हैं फॉर मोनोवैलेंट एटम्स, मतलब फॉर हाइड्रोजन बेसिकली क्या करना है कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है डिवाइड बाय 2 कर देना है, विल गेट द अमाउंट ऑफ लोन पेयर्स। और बॉन्ड पेयर्स कितना, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना पाता है, करेक्ट। तो उस हिसाब से अभी देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे समझना इज रियली डिफिकल्ट। इधर H2O का बॉन्ड पेयर्स कितना होगा, 2 ही होगा, ये चीज तो हमें पता है। ये O होगा, ये एक H इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा, ये पता है। H हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड पेयर्स होगा। लोन पेयर के लिए हमें क्या करना है, इस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा ऑक्सीजन में, माइनस उस पे कितने बॉन्ड बन रहे, कितने मोनोवैलेंट एटम उस पे बॉन्ड कर रहे, इस 2 डिवाइड बाय 2 करना है तो क्या आ जाएगा 4/2। तो इधर हमारे पास 2 लोन पेयर आ गया। सो हमारा स्ट्रक्चर इज AB2L2। तो AB2L2 क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल बेंट वी शेप्ड। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सेकेंड करते NH3। इसमें हम लोग को पता है कि N 3 बॉन्ड बनाएगा H के साथ, H 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 अलग H N के साथ बॉन्ड बनेंगे, ये पता है। तो बॉन्ड पेयर्स हम लोग को इधर क्लियर है, 3 होगा। बट हमारा लोन पेयर्स कैसे ढूंढेंगे N के ऊपर, बहुत इजी है। N पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, माइनस कितना मोनोवैलेंट एटम जुड़ रहा है N के साथ, 3 डिवाइड बाय 2। सो आ जाएगा 2/2, 1 लोन पेयर। तो इधर हमारा केस बनेगा AB3L1। तो ये कौन सा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल पिरामिडल शेप हो जाएगा, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर आ जाएगा NH4+। NH4+ में ये पता है कि N के साथ 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा तो 4 बॉन्ड पेयर्स बना रहा है, ये समझा हम लोग को। बट अभी हम लोग को लोन पेयर ढूंढना है। लोन पेयर कैसे ढूंढेंगे, 5 माइनस
कितना हाइड्रोजन जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, और प्लस मतलब और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब -1 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा 5 - 5 इज 0/2, तो 0 ही हो जाएगा, तो इधर 0 लोन पेयर्स है हमारा, तो आ जाएगा Ab4L0 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि इधर हमारा ये समझो कि इधर -1 क्यों लिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसलिए इधर इसको माइनस करना पड़ेगा। वैसे ही NH2- में देखेंगे तो इधर 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, तो 2 बॉन्ड पेयर्स तो है, करेक्ट। लोन पेयर कैसे आ जाएगा, 5 माइनस कितना 2 +1, क्योंकि माइनस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ मतलब +1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 - 1/2, तो आ जाएगा 4/2, दैट इज 2 लोन पेयर्स हम लोग को मिल जाएगा, तो इधर स्ट्रक्चर बन जाएगा Ab2L2। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इजीली बता सकते हैं इसका स्ट्रक्चर शेप वगैरह क्या होगा, जो हाइड्रो इसका होगा बेंट वी शेप्ड होगा, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये चीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि ज्योमेट्री हमेशा सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करेगा, पाई बॉन्ड पे नहीं। सो विद दिस हम लोग ने वैलेंस शेल रिपल्शन थियोरी कंप्लीट कर लिया। वैलेंस शेल रिपल्शन थियोरी इज ओनली अबाउट ज्योमेट्री शेप स्ट्रक्चर, उसके अलावा इस थियोरी में ज्यादा कुछ हमें बताया हुआ नहीं है, और हम लोग ने वो बहुत अच्छे से सब स्ट्रक्चर्स वगैरह समझा, अच्छे से किया, एंड थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी किया कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग ढूंढ सकते हैं ये कौन से केस में बैठता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग हम लोग बता सकते हैं कि उस केस में क्या क्या चीजें रहेंगी, मतलब शेप स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। फिर आ जाते हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियोरी हाइब्रिडाइजेशन पे। इसमें क्या होता है, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और सिमिलर एनर्जी कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन में नॉर्मली जो ऑर्बिटल्स है ना वो कंबाइन होते, सिमिलर एनर्जी क्रिएट करते हैं एंड न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं ऑफ सेम एनर्जी। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो किसके इक्वल होंगे, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। लाइक द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज, जितने भी वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वो सब हाइब्रिडाइज होते हैं एंड देन यूज होते हैं फॉर बॉन्डिंग। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, फॉर गुड ओवरलैपिंग, फॉर गुड बॉन्ड एंगल, करेक्ट। तो स्टेबिलिटी आएगा ऑफ कोर्स। हम लोग ना हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है वो सब समझा, बट हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके आगे की चीजें, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में ये बेसिक्स हम लोग ने कवर किया, देन कोवेलेंट बॉन्ड सीखा, एंड बहुत बड़ा थियोरी वैलेंस शेल रिपल्शन थियोरी हम लोग ने कंप्लीट किया, एंड देन हम लोग वीबीटी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा एंड क्यों होता है एक्चुअल में वो समझा। सो अभी के लिए हम लोग इधर एंड कर रहे। नेक्स्ट पार्ट में ये आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। आप आगे का पार्ट जो मैंने नोट्स में लिख के रखा है वो थोड़ा समझ के आओ, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जब आगे बढ़े तो यू गेट द मतलब आपके दिमाग में सब चीजें क्लियर हो कि क्या क्या चीजें होने वाली है। सो आई विल शेयर द पीडीएफ, आप एक बार अच्छे से देखो, गो थ्रू करो, एंड अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको थोड़ा बहुत चीजें पता होगा तो थोड़ा बहुत रिवाइज करने का कोशिश करो। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करेंगे, हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। एप्लीकेशन 5 आ जाता है बॉन्ड एंगल, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स, एंड इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारा पीवाईक्यूज है, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो सब करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बिलीव मी सबसे बड़ा थ्योरी है, उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो मोस्ट क्वेश्चन प्रोड्यूसिंग पार्ट होगा ना वो नेक्स्ट पार्ट होगा, तो उसमें ये 3-4 चीजें कंप्लीट करेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स जो बच गए हैं, लाइक आयनिक बॉन्ड, उनके जनरल प्रॉपर्टीज, लैटिस एनर्जी, फजान्स रूल, डायपोल मूवमेंट जिसमें पोलर नॉन पोलर क्लियर होता है, एंड देन लास्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड विल एंड दिस चैप्टर बाय थर्ड पार्ट। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, कल ही आ जाएगा। अभी बहुत दिनों से गैप हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा हम लोग का काउंसलिंग प्रोसेस चालू था उसके वजह से थोड़ा डिले हो रहा था लेक्चर्स में, बट आई एम सॉरी, अभी कंटिन्यू आता रहेगा
एंड प्लीज आप भी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एंड कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, या कमेंट करो, या इंस्टाग्राम पे डीएम करो, किधर भी मैसेज करो एंड आस्क मी द डाउट. I'll surely reply. Okay. So till then, bye bye. We'll meet you in the next lecture.